बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं होम्योस्टैसिस, यानी कि होम्योस्टैसिस के कंप्लीट चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। आप एमडी गेट की तैयारी करें या आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे क्रिस्टल क्लियरली यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से हैं, बलोचिस्तान से हैं, सारे इस चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। आप बोर्ड की तैयारी करें, यानी कि अभी क्लास 12 बायोलॉजी को आप पढ़ रहे हैं, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, तब भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एमडी गेट एमडीसी के भी टॉपिक्स और साथ साथ आप लोगों के भी टॉपिक्स हैं, तो पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। व्हाट्सएप चैनल टीच को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। क्लियरली तरीके से आपने समझना है। हमारे अदर अकाउंट भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक दुआ ज़ारा, फेसबुक दुआ ज़ारा एंड इंस्टाग्राम टीच दुआ। चलिए स्टार्ट। सिंस याद रखिएगा कि होम्योस्टैसिस आप लोगों के पास होता क्या है, जरा समझो सही, होम्यो होता क्या है। तो याद रखिएगा, होम्यो का मतलब होता है सेम, होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टैसिस का मतलब होता है स्टेट, सेम स्टेट का रहना, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। इसे आप होम्योस्टैसिस कहते हैं। सेम स्टेट का रहना, सेम कंडीशंस का रहना, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। क्लियर है? होम्योस्टैसिस वैसे होती क्या है? सेट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, याद रखिएगा सेट होता है, जितने भी स्ट्रेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उसको क्या रखता है, मेंटेन रखता है, उनकी इंटरनल कंडीशन को क्या रखता है, मेंटेन रखता है, जो कि बॉडी में हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। होम्योस्टैसिस होता क्या है? ये सेट होता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, जो क्या करता है, वो मेंटेन रखता है कंडीशन को, कहीं कोई चीज बढ़े बढ़े ना, या कोई चीज कम ना हो जाए, हर चीज मेंटेन रहे इन इंटरनल कंडीशन बॉडी की मेंटेन रहे, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। अब यहाँ पर आ गया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ये मेटाबॉलिक का मतलब क्या है? व्हाट अबाउट द मेटाबॉलिक? आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ ऑल एक्टिविटी, सेट है ऑल, जितनी भी एक्टिविटी, सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म इन लिविंग, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? जब स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन हो और एक लार्ज पार्टिकल को बनाए, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और जब लार्ज पार्टिकल जो है वो ब्रेक हो स्मॉल पार्टिकल में, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन कि स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन हो, लार्ज पार्टिकल बने, और जिसमें लार्ज पार्टिकल ब्रेक हो स्मॉल पार्टिकल में, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर मैं इस डेफिनेशन को मिटाना चाहूंगी, क्योंकि हमने आगे भी अभी कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, स्टडी आउट करना है ना। अब तुम्हें होम्योस्टैसिस समझ आ गई। याद रखिएगा, होम्योस्टैसिस के फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं। अब वो 3 स्टेप्स कौन से होते हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है। 3 स्टेप्स में जो पहला स्टेप होता है वो आप लोगों के पास वो होता है थर्मो रेगुलेशन। दूसरा जो स्टेप होता है
वो होता है ओस्मो रेगुलेशन। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है एक्सक्रिएशन। ये 3 स्टेप्स पाए जाते हैं। पहला क्या है? थर्मो रेगुलेशन। दूसरा क्या है? ओस्मो रेगुलेशन। तीसरा क्या है? एक्सक्रिएशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं उसको सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन। जब आप मेंटेनेंस रखते हैं, किसकी मेंटेनेंस रखते हैं? मेंटेनेंस सोल्यूट्स, साल्ट की, जैसे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों की जब आप मेंटेनेंस रखते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन बॉडी, वेस्ट मटेरियल का रिमूव करना बॉडी से, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। आपके पास 2 तरह का वेस्ट मटेरियल होता है, याद रखिएगा। एक आप लोगों के पास होता है डाइजेस्टिव वेस्ट और एक आप लोगों के पास होता है सेलुलर वेस्ट। 2 तरह के वेस्ट होते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट जो कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो एलिमिनेशन में होता है, ये बड़ा होगा स्टेप्स आप लोगों ने। और जो आपके पास सेलुलर वेस्ट है, ये आपका वेस्ट मटेरियल होता है। इसके अंदर आप लोगों के पास आ जाते हैं यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, क्रिएटिनाइन आ जाता है, साल्ट आ जाता है, वाटर आ जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों के पास आ जाती है। सो ये आप लोगों के पास क्या है? एक्सक्रिएशन, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड दिस इज एक्सक्रिएशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या बताया मैंने? हाउ डज टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब सोल्यूट एंड वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना, एक्सक्रिएशन जिसमें वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। अब होम्योस्टेसिस थर्मो रेगुलेशन होती कैसे है? आपका बॉडी टेम्परेचर जो है बॉडी का वो नॉर्मल है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपका टेम्परेचर 37 से हो गया 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब बॉडी इसे मेंटेन कैसे रखेगी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ के 38 हो गया, तो आपकी बॉडी के अंदर आपको क्या होगी? याद रखिएगा, आपको स्वेटिंग होगी, आपका पसीना निकलेगा और इससे आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट याद रखना, ये आपने ऐसे ऐसे हो जाए, सो क्लियरली तरीके से आपने याद रखना है, क्लियरली तरीके से कि आपको क्या होती है? स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है। और स्टूडेंट्स आपको क्या होती है? वेसो डायलेशन होती है, वेसो डायलेशन। वेसो डायलेशन का मतलब है डाउन द एयर, डाउन द हेयर। आपके जो बाल हैं वो क्या आ जाते हैं गर्मियों में। अब देखिए गर्मियां हैं, मेरे बाल देखें कैसे बैठे हुए हैं और मुझे क्या हो रही है? स्वेटिंग हो रही है, पसीना ज्यादा से ज्यादा आ रहा है ताकि मेरा टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि एनवायरमेंट का टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है, लेकिन बॉडी ने अपने इंटरनल कंडीशन को तो मेंटेन रखना होता है। इंटरनल कंडीशन को बॉडी मेंटेन रखने के लिए होम्योस्टेसिस करती है। अब मेरे बाल यहाँ पर देखिए खड़े हैं, खड़े क्यों बैठे हुए, बैठे क्यों हैं? ये टेम्परेचर को मेंटेन रखने, मुझे पसीना आ रहा है और मेरे बॉडी के अंदर वैसो डायलेशन हो रही है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा टेम्परेचर कम हो जाए, 37 डिग्री से हो जाए 36 सेंटीग्रेड, लेकिन बॉडी ने तो दोबारा भी इसको क्या करना है? 37 करना है। इसके लिए सर्दियों के अंदर आपको क्या होती है? शिवरिंग होती है, यानी कि आप कांपते हैं, आपको शिवरिंग होती है। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर वैसो डायलेशन होती है, थोड़ी वैसो कॉन्ट्रैक्शन। वैसो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है आपके बाल क्या हो जाते हैं? इरेक्ट द हेयर, आपके बाल, हेयर, आपके बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। सो ये आप लोगों के पास क्या होता है? वैसो कॉन्ट्रैक्शन होती है। दिस इज टॉपिक इज हाउ टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई है, इसको कॉपी नोट कर लें, कॉपी नोट कर लें, सही है। चलें, आपको इतना तो पता चल गया कि भाई होम्योस्टेसिस का चक्कर क्या है, चक्कर घूम लिया आप लोगों ने। अब तुम्हें होम्योस्टेसिस क्लियर हो गई होगी कि भाई होम्योस्टेसिस आखिर होती क्या है, कौन सा तो ये बला है होम्योस्टेसिस।
में बला क्लियर हो गई। अब देखिए कंपोनेंट्स पाए जाते हैं आप लोगों के पास। कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक, अभी फीडबैक क्या होता है बॉडी के अंदर, ये भी कोई काम करता है? हाँ, फीडबैक क्या करता है? चेक एंड बैलेंस होता है बॉडी का। आप ऐसे भी कह सकते हैं चेक एंड बैलेंस होता है बॉडी का। बॉडी का क्या होता है? चेक एंड बैलेंस करता है फीडबैक आपकी बॉडी का। जब चेक एंड बैलेंस जो आपकी बॉडी के अंदर करता है वो होता है फीडबैक। अब आपके पास दो टाइप के फीडबैक पाए जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। एक आप लोगों के पास होता है नेगेटिव फीडबैक। दो तरह के आप लोगों के पास क्या पाए जाते हैं? फीडबैक पाए जाते हैं। पॉजिटिव जो फीडबैक होता है, याद रखिएगा, वो क्या होता है? व्हेन रेस्पॉन्स आर इंक्रीज, क्योंकि रेस्पॉन्स इंक्रीज हो स्टिमुलाई या उसके इफेक्ट से, उसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक किसे बोलते हैं? व्हेन रेस्पॉन्स आर डिक्रीज स्टिमुलाई या इफेक्ट। देखें, पॉजिटिव फीडबैक ऐसा रेस्पॉन्स होता है जो इंक्रीज करता है, वो रेस्पॉन्स जो इंक्रीज करता है, स्टिमुलाई के इफेक्ट को बढ़ाता है। और ये क्या करता है? ये बॉडी की कंडीशन को मेंटेन, यानी कि ये कम करता है चीजों को। इसकी एग्जांपल अगर आप लोग लेना चाहें तो यहाँ पर आप लोगों के पास होती है लेबर कॉन्ट्रैक्शन। अब तुम्हें पता चल गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और नेक्स्ट तुम्हारे पास होती है ब्लड क्लॉटिंग। क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग। लेबर कॉन्ट्रैक्शन, अब देखें, ये देखें, ये क्या है? दिस इज बेबी। अब जो बच्चा है वो जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है, यानी स्टमक, दिस इज पेट, पेट के अंदर होता है, जब उसके बाहर यानी कि 9 months आर कंप्लीटेड, 9 months आर कंप्लीटेड, 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं, तो दिस इज पेन ऑफ योर मॉम। तो पेन होता है जो जब बच्चा बाहर आने वाला होता है अपनी माँ के पेट में, तो 9 मंथ के बाद उन्हें पेन होता है क्योंकि उसके निकलने का टाइम हो जाता है। सो क्या होता है? आपकी जो यूटेरस होती है, फीमेल की यूटेरस, यानी कि यूटेरस को विजाइना कहते हैं, दिस इज अ विजाइना। अब जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है, सो आपकी ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? रिलीज होता है। अब ब्रेन जो हमारा दिमाग है वो बोलता है कि अभी ये वाला फंक्शन हमने करना है, दिस इज ब्रेन। ब्रेन आपका क्या होता है? एक्टिव होता है। और ब्रेन जैसे ही ब्रेन से आपका काम करता है तो वहां पर फीमेल के अंदर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज, उसे फील होता है कि मुझे दर्द हो रहा है। सो विजाइना, जो विजाइना और यूटेरस होती है वो बड़ी हो जाती है, विजाइना यूटेरस थोड़ी सी बिग हो जाती है। उसके बाद उसे क्या निकलना होता है? बाहर। अब ये बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि वो इफेक्ट को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? ताकि हमें फायदा हो सके कि वो बेबी विजाइना से बाहर निकल सके। सो दिस इज, फिर इस तरीके से जो बेबी है वो बाहर आ जाता है। सो ये हमारे पास क्या है? ये इफेक्ट को बढ़ा रहा है। इस वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव फीडबैक। दिस इज लेबर कॉन्ट्रैक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल कहीं एक्सीडेंट हुआ, हमारा खून बहुत ज्यादा निकल गया है और एक्सीडेंट की वजह से हमारी बॉडी के पार्ट्स में बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, हर जगह से ब्लड आ रहा है। सो अगर सही टाइम पे हम उस पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे तो उसकी डेथ हो जाती है कि खून ज्यादा, अगर खून कम हो गया तो तुम मर जाओगे। कैसे? अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल सही टाइम पे आके उन्होंने अपनों ने जो बंदे के हैं उनको आके उठा लिया है, सो अब आपका जो बॉडी है उससे उन्होंने क्या की? पट्टियां कर दी हैं। जहां से खून निकल रहा है तो जल्दी जल्दी पढ़े लिखे इंसान का काम है उसको पट्टियां करना शुरू कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड अंदर जाए, बाहर ना आए। अगर तुमने सही टाइम पे उस पेशेंट को देख लिया, अब तुम्हारी बॉडी भी फंक्शन करेगी जब तक तुम डॉक्टर के पास फॉर एग्जाम्पल कार में हो, अभी तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, तुम्हारे पास वो बंदा है जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, तो सही टाइम पे तुमने उसे उठा लिया है, उसको पट्टियां करना स्टार्ट करो ताकि खून बाहर ना आ सके। सो इस तरीके से हम उसे क्या करते हैं? पट्टियां करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाता है तो आधा काम तो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स ने ही कर दिया
क्या होता है कि बंदे बंदे को ठीक कर देते हैं, खून बंद करने की कोशिश करते हैं, अंदर से बॉडी फंक्शन को देखते हैं। अब जैसे तुमने उसका खून थोड़ा सा बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर मशीनरी है, मशीनरी काम करेगी ताकि हमारे बंदे को कुछ ना हो सके, ये बच सके। तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसे चीजें लगाएगा, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, दोबारा से ठीक। आप क्रीम लगाएगा, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल टैबलेट्स देगा, एंड अदर वो पर्सन के अंदर क्या होगी, एक फैक्टर होगा, जब सारा वो सही हो जाए ब्लड क्लॉट, यानी कि वहां से जगह सूजने लग जाएगी। सूजने क्यों लग जाएगी उस जगह, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल आ गए हैं, हमला करेंगे, कोई बैक्टीरिया और वायरस, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ना मतलब कि स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा दर्द, सोजन हो जाती है। सोजन क्यों होती है, सोजन होना अच्छी होती है, सोजन होना अच्छी इस वजह से होती है, यहाँ पर क्या था, बैक्टीरिया था, आपने इम्यूनिटी पढ़ी होगी, बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को खाने के लिए व्हाइट ब्लड सेल आएंगे, फिर उसे मारेंगे, जो बैक्टीरिया होगा मारेंगे, तो वो जगह उस बॉडी की क्या हो जाती है, सूज जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द फीडबैक, एंड दैट अब हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब हमारे पास जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, जब मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर, जब नमक की और पानी की क्या होती है, मेंटेनेंस होती है, उन्हें क्या किया जाता है, सही किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब आप रोजे में होते हैं तो तुम पानी कम पीते हो, तो उसकी वजह से तुम्हारा जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट होता है, यानी उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पानी की कम होती है। जैसे ही तुम रोजा खोल लेते हो, चीजें खाना स्टार्ट करते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, साल्ट की थोड़ी कम हो गई है, इसका मतलब है अब तुम्हारा जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। सही है, ये चीजें याद रखनी है। अब कैसे होगी, आपकी बॉडी के अंदर तीन कंडीशन बड़ी पाई जाती हैं। एक होती है कंडीशन जिसे आप कहते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और एक कंडीशन जो बॉडी की होती है वो होती है हाइपोटोनिक। क्या होती है, हाइपोटोनिक। एक कंडीशन जो बॉडी की होती है उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कहते हैं। अब हाइपोटोनिक जो होती है वो कौन सी कंडीशन होती है, जिसके अंदर साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, ज्यादा हो, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो, इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, दिस इज अ हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है मेंटेनेंस हो, साल्ट भी सेम हो एंड वाटर भी, ये कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर चलती है, आइसोटोनिक। बाकी जो जानदार है, मछलियां हो गई, इनके अंदर ना हाइपोटोनिक, और जो फ्रेश वाटर में रहती है वो तो हाइपोटोनिक, जिसमें वाटर की ज्यादा साल्ट की कम। लेकिन जो मेरीन वाटर गंदे पानी में रहती है वहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वाटर की कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होती है जो कि फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन की स्टूडेंट बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, सबसे पढ़ेंगे फ्रेश वाटर एनिमल्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होती है फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में जो फिशेस होती हैं उसकी हम पढ़ने वाले हैं। बहुत क्रिस्टल क्लियरली करेंगे टॉपिक को। तो अभी तक अगर आप लोगों ने टीच हुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। क्रिस्टल क्लियरली हम पढ़ेंगे कि व्हाट अबाउट द
ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल वाटर। सो हमारे अदर अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक दुआ ज़ारा, फेसबुक दुआ ज़ारा एंड जो हमारे पास इंस्टाग्राम है वो टीच दुआ। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से फ्रेश वाटर एनिमल्स में होती है। अब याद रखें, हम अगर मछलियों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मछलियों की बात करते हैं। ये क्या है? तुम्हारी मछली है। ये मैंने बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन बन जाए मुझसे मछली। सो यहाँ पर देखिएगा, ये तुम्हारी क्या है? मछली है। दिस इज योर मछली। अब ये जो मछली है, इसके क्या होंगे? देखे यहाँ पर, हाँ। अब ये जो मछली है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो कि फ्रेश वाटर में रह रही है, इसका मतलब है उसके अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन होगी, कि जिसके अंदर साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। सो ऐसी मछली को आप कहेंगे कि ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रही है। ऐसी मछली को आप कहेंगे ये हाइपोटोनिक है। और याद रखिएगा, इसमें साल्ट एंड वाटर, अब इसके बाद ओवरफ्लो वाटर, यहाँ पर ओवरफ्लो बहुत ज्यादा होता है वाटर का, जो कि फ्रेश वाटर में रहती है, उसमें वाटर का ओवरफ्लो, बहुत ज्यादा पानी होता है वहां पर। तो ये क्या करती हैं, इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, साल्ट की ज्यादा है, तो ये अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ये जो फूड खाती हैं, ये जो खाना खाती हैं, वो ऐसा खाती हैं जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और जो पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो। ये ऐसा खाना खाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या करती हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन करती हैं साल्ट को किडनी में, रीएब्जॉर्प्शन करती हैं साल्ट की, किसके अंदर? किडनी के अंदर। यानी ये फूड जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वाटर की कम हो, वो वाला खाएंगी। और ये अपनी किडनी के अंदर क्या करती है, साल्ट को बचा के रखती है, ताकि जब साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो ये उसके काम आ सके। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, इनके पास सेल्स होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, उसे हम आयोनोसाइट्स कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? आयोनोसाइट्स। आयोनोसाइट्स क्या होते हैं? आयोनोसाइट्स, इनके पास एक तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, वो आप लोगों के पास हेल्प करते हैं इनटेक आयंस, इनटेक जो आयंस हैं उसमें क्या करते थे, मदद देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया। तो ये याद रखना है। और ये जो प्रोड्यूस करते हैं, ये करती है डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन का मतलब है कि जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वाटर की कम हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये एंडोऑस्मोसिस करती हैं, ये एंडोऑस्मोसिस करती हैं। इनकी फिश, ये जो फिश है बच्चों, इसके अंदर पानी ज्यादा होता है, तो ये क्या हो जाती है, सॉइल, ये फिशेस क्या हो जाती हैं, पानी ज्यादा होने की वजह से सॉइल को फटने का खतरा होता है। जैसे ही पानी इनके अंदर जाता है, सो ये पानी को क्या करती हैं, पानी को ज्यादा से ज्यादा निकाल रही होती है यूरिन के जरिए। यहाँ पर एक एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस भी क्या होता है, अकर होता है। यानी कि पानी क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाता है। यानी कि बाहर जो है, बाहर पानी ज्यादा है और साल्ट अंदर क्या है, कम है। सो वो लोअर से कहाँ जा रही है, हायर में जा रही है। अगर हायर टू लोअर जाती तो ऑस्मोसिस होती, ये लोअर टू हायर जा रही है। बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या जाएंगी, ये बाहर से, ये अंदर से, सॉरी, लोअर से, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। तो ये एंडो ऑस्मोसिस, अगर बाहर से अंदर की तरफ आती, हायर टू लोअर आती, तो ये ऑस्मोसिस होती। बट ये यहाँ पर क्या है, एंडो ऑस्मोसिस है, कि ये हाइपोटोनिक, यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की ज्यादा है। यहाँ पर ओवरफ्लो वाटर हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ वाटर। उसके बाद यहाँ पर फूड साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कम है। ये रीअब्जॉर्प्शन कर रही है साल्ट की किडनी के अंदर। यहाँ पर सेल्स पाए जा रहे हैं जिन्हें हम आयोनोसाइट्स कह रहे हैं, जो आयंस को इंटेक करते हैं। इनके अंदर सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड पाए जाते हैं। ये प्रोड्यूस करती है डाइल्यूट यूरिन को और एंडोऑस्मोसिस करती है। अगर मैं यहीं से हेडिंग को हटाकर लिख दूं, टेरेस्ट्रियल के लिए पढ़े हैं, सॉरी अब हम पढ़े मेरीन, मेरीन वाटर के लिए अगर हम पढ़े हैं,
जो मेरीन वाटर के अंदर फिशेस रहती हैं वो क्या करती हैं, सो उनके बारे में पढ़ते हैं। ये समझ लें ये अभी फिश हो गई है मेरीन वाटर के लिए, इसके लिए हो गई है मेरीन वाटर के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। अब ये फिश हो गई है मेरीन वाटर के लिए, हो गई है फिश मेरीन वाटर के अंदर। याद रखिएगा कंडीशन होती है हाइपरटोनिक। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आर हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, और पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो। सो इसे आप कहते हैं ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है जो कि मेरीन फिशेस के पास होता है। याद रखिएगा ये इंटेक करती हैं, ड्रिंक करती हैं मोर वाटर को। ड्रिंक क्यों करती है, ड्रिंक वाटर को करती है मोर, ताकि इनमें पानी की कंसंट्रेशन मेंटेन हो सके। ये वाटर की तो पहले ही ज्यादा है। नेक्स्ट याद रखिए इनकी इनके पास क्या होता है, रेक्टियल ग्लैंड। जैसे किडनी के अंदर भी क्या है, रेक्टियल ग्लैंड प्रेजेंट है। इसके इन फिशेस के पास भी क्या है, रेक्टियल ग्लैंड प्रेजेंट है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट, इनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है, उसके बाद इसमें डिहाइड्रेशन अकर होती है। डिहाइड्रेशन भी इन फिशेस के अंदर अकर होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, लॉस ऑफ वाटर को आप कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो इन फिशेस में पानी की कमी होती है, इस वजह से इसमें डिहाइड्रेशन अकर होती है। अब जैसे ही पानी आया है तो आयनोसाइड से हेल्प देंगे कि ये पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके। सो यहाँ पर अंदर पानी की कंसंट्रेशन, अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, बाहर ज्यादा है। तो ये हायर से अब क्या कहाँ गई, फिशेस का पानी लोअर में गया। सॉरी जी, अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो हायर टू लोअर जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर ऑस्मोसिस अकर होगी, ऑस्मोसिस आर अकर्सिंग। सो ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये आप लोगों के पास फिशेस होती क्या है। अब इस फिशेस के अंदर एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, एक आप लोग पढ़ते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर्स। इसके अंदर आप पढ़ते हैं ओस्मो रेगुलेटर एंड आप पढ़ते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर। ओस्मो रेगुलेटर जो है वो परफॉर्म करते हैं ओस्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस रखते हैं, लेकिन जो ओस्मो कन्फॉर्मर होते हैं डू नॉट परफॉर्म, ये परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद इनका जो एनवायरनमेंट होता है, इनका जो एनवायरनमेंट होता है वो उसमें फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर वाले रहते हैं, मेरीन लेते हैं, टेरेस्ट्रियल रहते हैं, ये सारे यहाँ पर रहते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की अगर यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर आ जाते हैं बर्ड्स, और हमारे पास आ जाते हैं मेन, कार्प, ये एग्जाम्पल है इसकी। उसके बाद इन्वायरमेंट चेंज, इनका जो इन्वायरमेंट क्या होता है ऑस्मो कन्फॉर्मर का, इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो वेरिएबल होता है, वो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसके अंदर ओनली मेरीन वाटर की फिशेज है, ओनली मेरीन वाटर वाले रह सकते हैं, फ्रेश वाटर वाली नहीं। सही, इसकी एग्जाम्पल आप लोगों के पास है जेलीफिश, शार्क्स एंड ऑक्टोपस, ये वाली इसके अंदर रह सकती है, बाकी नहीं रह सकती। देखें ओस्मो रेगुलेटर जो परफॉर्म करेंगे ओस्मो रेगुलेशन,
जैसे इन्वायरमेंट को मेंटेन रखेंगे, और उसके बाद फ्रेश वाटर और मेरीन में रहेंगी, टेरेस्ट्रियल ये वाले रह सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि बर्ड्स, मैन और कार्प हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के पास है, वो है कि डू नॉट परफॉर्म ऑस्मो कन्फॉर्मर, ये परफॉर्म नहीं करते, उसमें रेगुलेशन इनका एनवायरमेंट वेरिएबल होता है, ये मेरीन वाटर वाले होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया। ये आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद आपको आई थिंक कोई क्वायरी नहीं रही होगी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है टेरेस्ट्रियल में। टेरेस्ट्रियल जो जानदार हैं उनको कौन कौन सी जो है वो सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इससे मुसीबतें होती हैं, उनके लिए सामना करना पड़ता है। एज कम्पेयर टू अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो उन्हें तो सिर्फ हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशन का, बट हम जो टेरेस्ट्रियल हैं हमें काफी ज्यादा जो मुसीबतें हैं उनका सामना करना पड़ता है। कैसे, वो आज हम सीखने वाले हैं जब हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। आप एमडी गेट की तैयारी करें या नीट के स्टूडेंट्स हैं, जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, सिंध से, पंजाब से, केपीके से, बलोचिस्तान से, सारे यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होती है। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। आई होप आप लोगों ने क्लियरली तरीके से, आई होप आप इसे समझेंगे। अदर अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक दुआ ज़ारा, फेसबुक दुआ ज़ारा एंड इंस्टाग्राम टीच दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उन्हें जो सबसे पहला जो सामना करना पड़ता है वो करना पड़ता है सूरज की रोशनी का, सनलाइट का सामना करना पड़ता है हमें यानी कि सूरज की रोशनी जो होती है वो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर पड़ती है। हमें उसका क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को। सबसे पहले तो सूरज की रोशनी का उन्हें सामना करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत तेज आती है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, और हमें सामना करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना पड़ता है टेम्परेचर का। यानी कि गर्मियां होती हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, हमें इसका भी क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। लेकिन एज कम्पेयर टू फिशेस की बात करें तो फिशेस को इतना सामना नहीं करना पड़ता। अब देखें, जो उसमें रेगुलेशन है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, उनको पहला सामना करना पड़ता है कि तेज सूरज की शदीद तरीन रोशनी का, और उसके बाद सेकेंड कंडीशन टेम्परेचर का बहुत ज्यादा होना, इसका सामना करना पड़ता है। उसके बाद हवा का सामना करना पड़ता है। तो ये तीन चीजों का सामना करना पड़ता है टेरेस्ट्रियल को। ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल, जो जानदार है उन्हें सामना करता है। अब इनके पास एडेप्शन क्या है, हमने वो देखनी है। तीसरा इन्हें सामना करना पड़ता है विंड का, यानी इन्हें हवा का सामना करना पड़ता है, विंड का। यहाँ पे ध्यान से आप लोगों ने देखना है। अब इन्होंने कौन कौन सी एडेप्शन क्रिएट की है, एडेप्शन, और क्या क्या इनके पास सोल्यूशन है कि ये इससे बच सकते हैं। तो पहली ये कि हमारी थिक स्किन है, हमारी मोटी चमड़ी है। मोटी चमड़ी होने की वजह से सनलाइट हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकती। जिसकी चमड़ी मोटी नहीं है, जिन जानवरों की, उनके ऊपर सनलाइट इफेक्ट कर सकती है, जैसा कि मछलियां, वो मर सकती हैं। नेक्स्ट, थिक स्किन है, और कुछ बच्चों कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि अर्थ्रोपोड्स, जैसे कि अर्थ्रोपोड्स। अर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बना होता है कार्टिन का और कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका स्केलेटन बना होता है, ये ध्यान में रखना। और सेकंड जो हमारे पास है, हम टेरेस्ट्रियल जानदार हैं, हम रीएब्जॉर्प्शन करते हैं किडनी से, इस वजह से हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। इस वजह से किडनी प्लस रेक्टम, किडनी प्लस रेक्टम। एंड थर्ड जो है वो हम इनटेक करते हैं वाटर, इनटेक का वाटर, हम पानी को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, पीते हैं, इस वजह से भी हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन कुछ ऐसे जानदार है टेरेस्ट्रियल, जैसे कि कैमल। अब जो कैमल है ये 15 से 25 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, 25 दिनों तक, क्योंकि इन्होंने पहले से ही पानी को और फैट को स्टोर किया होता है। ये क्या करते हैं, जो पर ऑक्सीजोम है इनके सेल के अंदर, क्या है, पर ऑक्सीजोम,
जिसे आप कहते हैं H2O2 फेट, उसको ये जानदार फेट को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। H2O2 जो होता है उसमें ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और इनको साल्ट और वाटर, इनको वाटर मिल जाता है और ये जिंदा रह सकते हैं फेट से। तो इस तरीके से बच्चों उन्होंने क्या किया होता है, स्टोर किया होता है। हमने जो सबसे पहला सामना करते हैं सूरज की रोशनी का, टेम्परेचर का और विंड का। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या, हम कैसे बच सकते हैं। हमारे पास मोटी चमड़ी है, जैसे आर्थ्रोपोड के पास क्या है, उसका एक्सोस्केलेटन बाहर वाला हमारा एंडो है। तो कार्टिन एंड कैल्शियम लीव्स ऑप्शन करने के लिए हमारे पास किडनी और रेक्टम है। तो उसके बाद इनटेक करते हैं वाटर को, जैसे कि कैमल भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है। सो ये हमारी क्या है, ओस्मो रेगुलेशन। इसके अंदर ही हम पढ़ लेते हैं एक्सक्रिएशन वाले टॉपिक को। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन को भी देख लेते हैं। अब देखें एक्सक्रिएशन क्या बला है, बला का नाम है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, अब एक्सक्रिएशन होती क्या है, कोई मुझे बताएगा कि एक्सक्रिएशन क्या होती है। एक्सक्रिएशन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक, जब हम टॉक्सिक को रिमूव करते हैं इन आवर बॉडी, टॉक्सिक मटेरियल रिमूव बॉडी, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब हमारे पास जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, अब एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स क्या है जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स को जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला जो एक्सक्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है स्किन। तीसरा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है लंग्स। चौथा जो हमारे पास होता है वो होता है लिवर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, किडनी क्या करती है, NH4 प्लस अमोनिया, इसको क्या करती है, बाहर निकालती है। स्किन क्या करती है, साल्ट्स और वाटर को ये मेंटेनेंस करती है। और लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और लिवर क्या करता है, NH3 अमोनिया टॉक्सिक को इसमें चेंज करता है यूरिया में, क्योंकि अमोनिया जो होते हैं वो बहुत टॉक्सिक होती है एज कंपेयर टू द यूरिया। यूरिया से भी ज्यादा टॉक्सिक होती है कौन, अमोनिया। सही है, इतना आप लोगों को समझ आ गया, समझ आ गया ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं अमोनिया। देखिए अमोनिया क्या होता है आप लोगों, ये भी एक्स्ट्रा का वेस्ट होता है अमोनिया। फर्स्ट डिस्कसिंग द अमोनिया, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख लूं, अमोनिया। अब बच्चों अमोनिया क्या होता है, किसी को पता है। ज्यादातर जो अमोनिया है वो पाया जाता है इक्वाटिक एनिमल्स के अंदर। इक्वाटिक जो पानी में रहते हैं उनके अंदर ये अमोनिया बनता है, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। और जो कॉर्निवारस होते हैं, जो कि गोश्त खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो क्या करती है, दूसरी मछलियां को खाती हैं। वो क्या है, कॉर्निवारस है, जो कि गोश्त को खा रही हैं। उसमें अमोनिया जो है वो मोर टॉक्सिक वेस्ट होता है इनका, मोर टॉक्सिक वेस्ट। और इनके जो वेस्ट होता है इसको रिमूव होने के लिए मोर वाटर नीड, मोर वाटर की क्या होती है, जरूरत होती है। मोर वाटर की क्या होती है, जरूरत होती है, क्योंकि इनका जो वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट, ये जो अमोनिया होता है ये क्या करती हैं, इन्होंने मीट खाए हैं। मीट के अंदर क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। वो प्रोटीन इस तरीके से जो मीट है वो ब्रेक होंगे अमाइनो एसिड्स में। और टोटल इनके अंदर 1 0 0 0 0 इतने क्या पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स टोटल। इसको ये क्या करते हैं, चेंज करते रहती हैं फिशेस। कौन, दिस इज अ अमोनिया। क्लियर है। और बच्चों इनके अंदर एक यूरिया साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल। इनके अंदर यूरिया साइकिल क्यों चलती है, क्योंकि यूरिया साइकिल इस वजह से, जैसे ऑर्थोमाइन साइकिल भी कहते हैं, ताकि मेंटेनेंस क्रिएट हो सके। ऑर्थोमाइन साइकिल भी इनके अंदर चलती है। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अमाइनो टैलिक होते हैं।
अमाइनोटैलिक जानदार होते हैं ये वाले, इस वजह से हम इसे कहते हैं अमाइनोटैलिक। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये अमोनिया है आप लोगों के पास, सही है। दिस इज अ अमोनिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है यूरिया। यूरिया क्या होता है? oh no, ink are गिरिंग नाउ। यूरिया क्या होता है, किसी को पता है? यूरिया क्या होता है? यूरिया बच्चों, यूरिया भी एक तरह का क्या होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है एक तरह का। कौन? यूरिया। ये क्या करता है? ये प्रोटीन का वेस्ट होता है। यूरिया क्या होता है? प्रोटीन का वेस्ट होता है, ये चीज याद रखनी है। ये क्या करता है? यूरिया प्रोटीन को चेंज करता है किसके अंदर? अमाइनो एसिड्स के अंदर। इसके बाद ये जो अमोनिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस होता है और क्या बना देता है? यूरिया। यूरिया कैसे बनता है? जब प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? यूरिया बना देता है। याद रखिएगा, ये लेस टॉक्सिक होता है यूरिया। यूरिया इज द लेस टॉक्सिक। और याद रखिएगा, इसमें लेस वाटर नीड, बहुत कम जो वाटर है उसकी क्या होती है? जरूरत होती है हम लोगों को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? अभी भी नेक्स्ट है जी हाँ, अभी भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। उसके बाद याद रखिएगा, ये इनके अंदर भी, ये भी ये यूरियोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक। और ये क्या करते हैं? ये ज्यादातर जो है ये वर्टिब्रेट्स के अंदर यूरिया है, यूरिया क्रिएट होता है, जैसे मैमल्स, एम्फीबियन। हमारे अंदर क्या बनता है? यूरिया, जो कि लोएस्ट टॉक्सिक होता है, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। आई होप अब आपको क्लियर हो। मैं आज बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, बट मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट करवाना है। ये एक तरह का नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, ये प्रोटीन वेस्ट होता है। ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड, अमाइन में कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ये लेस टॉक्सिक होता है, पानी की कम जरूरत होती है। यूरियोटैलिक के अंदर होता है, जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैमल्स, एम्फीबियंस, इनके अंदर। नोट आउट। अब हम पढ़ेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड, अब आपके पास यूरिक एसिड, किसी ने सुना है कि वर्ड बोल रहे यूरिक एसिड? कहानी पता है यूरिक एसिड की? देखें, यूरिक एसिड की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूरिक एसिड, जो आप लोगों के पास यूरिक एसिड होता है, याद रखिएगा वो एसिडिक वेस्ट होता है। दिस इज अ एसिडिक वेस्ट। एसिडिक वेस्ट क्यों होता है? क्योंकि ये इस वजह से होता है क्योंकि बच्चों ये आपके न्यूक्लिक एसिड से बनता है, जो कि डीएनए और आरएनए से ये वेस्ट बनता है। ये यहाँ पर क्यों इस वजह से होता है कि यहाँ पर कैटाबोलिज्म ब्रेकिंग होती है, कैटाबोलिज्म होती है न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपका डीएनए और आरएनए दोनों आ जाते हैं। एसिडिक वेस्ट होता है, यहाँ पर कैटाबोलिज्म होती है न्यूक्लिक एसिड की। जैसे कि ये पाया जाता है बर्ड्स के अंदर, पाया जाता है, और ये पाया जाता है रेप्टाइल के अंदर, ये पाया जाता है। याद रखिएगा, इनका जो पेस्ट होता है वो थिक पेस्ट होता है, लेस नीड वाटर, जिसमें पानी की इतनी जरूरत नहीं होती। क्लियर है? और इनको आप कहते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक जानदार। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बच्चों आप किडनी स्टोन और किडनी फेलुलर को भी समझ लें। जब बच्चों आपकी प्रोटीन्स या आप आयंस को ज्यादा खाते हैं, सो ज्यादा आप चीजों में ले रहे होते हैं, पोटैटोज वगैरह ऐसी चीजों में दे रहे होते हैं, तो आपको किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, जो कि ऑक्जेलेट की वजह से, इस तरीके से वजह से आपकी किडनी क्या हो जाती है, उसके अंदर स्टोन बन जाते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, एक आप लोगों के पास होती है किडनी फेलुलर, जब आपकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली फंक्शन करना छोड़ देती है, जैसे फिर आप डायलिसिस करवाते हैं, ऐसी वैसी चीजें। सो ये आपने याद रखना है। सो दिस इज योर चैप्टर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो सिंस आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। आप क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, आप एमडी गेट के स्टूडेंट्स हैं, आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, तो सारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, आप पंजाब से हैं, केपीके से, बलोचिस्तान से हैं, तो सारे यहाँ से क्लियरली पढ़ सकते हैं कि व्हाट अबाउट द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। क्लियरली तरीके से पढ़ेंगे और बहुत जल्द इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हर किसी चीज को हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलें स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल टीच लोगों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ एमसीक्यूज सेंड किए जाते हैं। सो क्लियरली ज्वाइन कीजिए। हमारे अदर अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक दुआ ज़ारा, फेसबुक दुआ ज़ारा एंड हमारे पास जो इंस्टाग्राम है वो टीच दुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम होता क्या है, ये हम होम्योस्टैसिस के अंदर पढ़े हैं। आपको पता है ना ये हम किसके अंदर पढ़े, कौन सा चैप्टर है, होम्योस्टैसिस के अंदर ये वाली चीज पढ़े हैं। सो यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आखिर होता क्या है। बच्चों ये एक ऐसा सिस्टम होता है आपकी बॉडी का जो क्या करता है, क्लियरली तरीके से देखें, जो कि रिमूव करता है वेस्ट सब्सटेंस को ब्लड से। देखें ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बॉडी का जो कि रिमूव करता है, किसको रिमूव करता है, जो कि वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, गंदे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे काम के नहीं होते, उसको वेस्ट सब्सटेंस को जो ब्लड से रिमूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये कौन काम करता है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि ये सिस्टम आखिर क्या करता है। अब ये सिस्टम आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का होता है जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दिया है। अब यहाँ से आपने इसको ध्यान से समझना है। याद रखिएगा ये जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। आपने ह्यूमन जो आप लोगों के पास एक चैप्टर था जिसका नाम था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये मैंने आपको पढ़ाया था क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर। अब देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी ब्लड वेसल्स थी, आर्टरी थी और वेन थी। आर्टरी क्या कर रही थी, हार्ट में से, जो हार्ट था फॉर एग्जांपल, हार्ट था फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट दिस इज अ कोनिकल शेप। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या थी, एक आर्टरी थी और एक क्या थी, वीन थी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही थी लंग्स के पास। फिर वहां से लंग्स क्या करते थे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे देते थे, फिर जो रेनल आर्टरी है वो पूरी हार्ट के अंदर ब्लड को क्या करती थी, फैलाती थी, सही है, मतलब कि लेकर जाती थी ऑक्सीजनेटेड को। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल दो तरह की होती है, एक रीनल आर्टरी होती है और दूसरी रीनल वीन होती है, ये तो सब बच्चों को पता है। अब ये रीनल आर्टरी क्या है, ये मुजाहरा क्या है, ये रीनल आर्टरी आखिर होती क्या है। बच्चों याद रखिएगा, रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड ब्लड को लेकर आती है, ब्लड जो है उसको लेकर आती है किसके अंदर, जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास कौन होती है, रीनल आर्टरी। और जो ब्लड को, जो वेस्ट वाला जो ब्लड है उसको जो बाहर लेकर जाती है वो हमारे पास क्या होती है, रीनल वीन होती है। आपको पता है कि हमारे जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है वहां पर हमारे पास दो किडनी के पेयर्स पाए जाते हैं। आपको पता है कि किडनी ऑलवेज पेयर्स, किडनी कैसे होती है, ऑलवेज पेयर्स के अंदर होती है, जोड़े के अंदर होती है, दो पेयर होते हैं किडनी के, आपको पता है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर। और ये भी आप जानते होंगे जो किडनी है वो क्या होती है, रेडिश ब्राउन होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, आप सबको पता होगा, आप लोग सब जानते होंगे, सही। पाई कहाँ जाती है वो आपको पता है कि आपके एब्डोमेनल कैविटी और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में पाई जाती है, ये सब स्टूडेंट्स को क्या होगा, पता होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, और ये भी पता है कि किडनी एक क्या है, बीन शेप ऑर्गन है। जब हम किडनी पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब ये जो किडनी है ये दो पेयर्स होंगे, किसमें, यूरिनरी सिस्टम के अंदर दो पेयर्स होंगे किडनी के। किडनी आपको पता है क्या होती है, जोड़े के अंदर होती है किडनी, यू मस्ट नो इट। उसके बाद बच्चों ये क्या थी, ब्लड वेसल्स थी, रेनल आर्टरी लेकर आ रही थी खून को,
रीनल वेन उस खून को बाहर लेकर जा रही थी। और आपके पास किडनी के क्या थे, 2 पेड़ थे। किडनी जोड़े के अंदर होती है। उसके बाद याद रखिएगा, किडनी के बाद यहाँ से 2 यूरिथ्रा निकलेंगे। यूरिथ्रा भी क्या होंगे, जो आपके पास यूरिटर्स होंगे, सॉरी यहाँ से क्या निकलेंगे, किडनी से 2 यूरिटर्स निकलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख ले कितने यूरिटर है, 2 यूरिटर्स निकलेंगे। दिस इज यूरिटर, दिस इज यूरिटर्स एंड दिस इज यूरिटर्स। ये 2 यूरिटर्स निकलेंगे कहाँ से, किडनी से, जो कि यूरिन को यहाँ तक लेकर आएंगे, वेस्ट सब्सटेंस को यहाँ तक लेकर आएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का आ गया है क्या, ये यूरिटर्स इस यूरिन को लेकर आ रही हैं, इसके पास लेकर आ रही हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास। अब देखें ये यूरिटर्स होते क्या हैं, ये मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, मसल्स की बनी हुई ट्यूब होती हैं जो कि कैरी करती है यूरिन को। ये यूरिन को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। किसकी बनी हुई ट्यूब होती हैं, ये मसल्स की बनी हुई ट्यूब होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये यूरिन को कैरी करती हैं। और यूरिन को जैसे इन यूरिटर्स ने यूरिन को कैरी कर लिया, अपने अंदर ले लिया, तो जैसे ही अपने अंदर इस यूरिन को लेंगी, तो इस यूरिन को ये लेकर जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर के पास। बच्चों ये भी एक तरह का मस्कुलर बैग है, क्या है, जो कि स्टोर करेगा किसको, यूरिन को, पेशाब को स्टोर करेगा। पेशाब को क्या करेगा, पेशाब को क्या करेगा, स्टोर करेगा ये। अब जैसे ही इस यूरिनरी ब्लैडर ने थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए ये पेशाब को स्टोर करके रखेगा। तो आपको पता है कि जो अगर फीमेल की बात करें और अगर हम मेल की बात करें, तो आपको पता है कि फीमेल की जो यूरिथ्रा होती है वो मतलब कि इतनी लॉन्ग नहीं होती, और जो मेल की यूरिथ्रा होती है, आप लोगों को पता है कि जो मेल की यूरिथ्रा होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। एज कम्पेयर टू अगर फीमेल की बात करें, तो फीमेल की जो यूरिथ्रा होती है वो लंबी नहीं होती, लेंथ में लंबी नहीं होती, लेकिन जो उसकी यूरिथ्रा होती है, लेकिन मेल की क्या होती है, लेंथ में बड़ी होती है। क्यों, अब देखिए, अब वैसे तो एवरेज अगर बात करें, ये स्कॉटम है और मेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, दिस इज 2 टेस्टिस पाए जाते हैं यहाँ पर। और ये टेस्टिस से मेल क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब मैम फर्टिलाइजेशन क्या है, जो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि ओवम और जब स्पर्म आपस में कंबाइन होते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई है। सो ये 2 टेस्टिस क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब सवाल ये आता है, काफी स्टूडेंट सवाल करते हैं, तो मैं यहाँ पर सवाल का जवाब, ओ सॉरी ये आपको नजर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर तरीके से नजर आ सके। सही, आई होप अभी आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, सवाल ये स्टूडेंट्स करते हैं कि मैम बताएं, मेल क्या एक टेस्टिस से फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, एक टेस्टिस से फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी यस, कर सकते हैं, अगर वो सेहतमंद है इतना कि वो एक टेस्टिस का इस्तेमाल कर कर भी अगर उसका एक टेस्टिस है तो फटे। अब क्या कर रहे हैं लोग, मतलब कि अपनी जो मर्सिडीज लेने के लिए और अपनी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात की कार्स लेने के लिए बाहर के मुल्क वाले क्या करें, इन 2 टेस्टिस जो बॉयज होते हैं, जो वो क्या करते हैं, वो इन्हें बेच देते हैं। फिर वहां से कोस्ट लेकर फिर वो क्या करते हैं, जो सच बात है, फिर वो अपनी मर्सिडीज वर्सिडीज गाड़ी वगैरह जो भी चीजें हैं, वो इन चीजों इन दोनों को क्या करते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैन का करेक्टर होता है और यही इनको मर्द बनाता है। सो अगर स्टूडेंट्स यही इनके पास ना हो तो दिस इज, उसके बाद ये तो नहीं बेचेगा, जो ट्यूब होगी जहां पर उसका जो पेशाब है वो यहाँ पर आके स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टोर होगा, ये तो वो नहीं बेचेगा, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, 2 टेस्ट भेज देते हैं बाहर के मुल्क वाले। सो इस वजह से फिर जिन्हें जरूरत होती है फिर वो इनके अंदर फिट हो जाते हैं। अब ये वाले काम हो रहे हैं कि बॉयज क्या करें, अपने ये टेस्ट को बेच रहे हैं और फिर उससे क्या करें, मर्सिडीज ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, क्योंकि यहाँ टॉपिक छिड़ गया था कि यूरिथ्रा का, कि मेल की यूरिथ्रा थोड़ी सी लंबी होती है एंड फीमेल की लंबी नहीं होती। सही, अब आप जानते होंगे। सो यहाँ पर देखें, ये क्या था, यूरिनरी ब्लैडर था, जो एक तरह का मस्कुलर बैग था, जहां पर आके आपका यूरिन क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था। और जो आपके पास यूरिथ्रा है, अब जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर थोड़ी देर के लिए पेशाब क्या हो गया, स्टोर हो गया, जमा हो गया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या हो जाता है, जमा। अब जो मेल है
अगर मैं मेल की बात करूं और मैं बात करूं फीमेल की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ध्यान में रखिएगा जो मेल है वो ज्यादा देर तक अपने पेशाब को रोक नहीं सकते, लेकिन जो फीमेल है वो ज्यादा देर तक क्या कर सकती है, फ्रीक्वेंटली रोक सकती है। सो ये भी चीज आपने याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। और नीचे फिर जैसे ही अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जब स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। अब स्फिंक्टर्स आप लोगों के पास वॉलेंट्री भी मतलब कि स्फिंक्टर्स होते हैं, और इनवॉलेंट्री भी क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री भी स्फिंक्टर्स होते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लडर के बाद अब पेशाब आ गया है, अब आपका जो ब्रेन है उसके पास स्ट्रीम मैं यहाँ से मिटाऊं, आपको समझाती हूँ मैं सही तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा, आई होप यहाँ से आप लोगों को समझ आ रहा हो। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, फिर ये सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन को, यानी कि ब्रेन यानी कि आपका क्या होगा, कंट्रोल सेंटर होगा। उस कंट्रोल सेंटर को क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा कि भाई अभी हमारे जो यूरिनरी ब्लडर है उसके अंदर यूरिन स्टोर हो चुका है। अब यूरिन स्टोर हो चुका है तो तुम बताओ, तो फिर हमें पता चलता है, सेंसेशन फील होती है कि अब हमें जाना चाहिए। यानी कि बोले, अब देखें, अगर इंटरनली जो स्फिंक्टर्स होंगे जो कि अंदर पाए जाते हैं हमारे, वो क्या होंगे, इनवॉलेंट्री होंगे। और जो एक्सटर्नल जो हमारे बाहर पाया जाता है एक स्फिंक्टर स्फिंक्टर जो कि अंदर जो कि बाहर होंगे, वो हमारे कंट्रोल में होंगे, वो क्या होंगे, वॉलेंट्री होंगे। यानी कि जो बॉडी के अंदर पाए जाएंगे वो स्फिंक्टर्स क्या होंगे आप लोगों के पास, इनवॉलेंट्री होंगे। और जो बॉडी के बाहर स्फिंक्टर्स पाए जाएंगे वो क्या होंगे, वॉलेंट्री होंगे, वो हमारे कंट्रोल में होंगे। और जब हम चाहेंगे उन स्फिंक्टर्स को क्या कर सकते हैं, थोड़ा फोर्स लगानी पड़ेगी, एंड देन वो हमारे क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, एंड पेशाब वहां से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब पेशाब के अंदर काफी ज्यादा चीजें होती हैं, आप सबको पता है। मैं अगर देखो नजर आ रहा है नहीं, फिर बाद में बोलते ना रहे मैम हमें नजर नहीं आया। सो सही है, क्लियर नजर आ रहा है। अब देखें, इतनी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई, आए हो। अब तुम यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो ना, मैं तुम्हें क्या बता रही थी। हाँ, अब पेशाब की स्टोरेज तुमने याद रखनी है कि 0.5 लीटर क्या होता है, यूरिन। हम कहाँ पर थे, मैं आपको कुछ बताने वाली थी आई थिंक, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर्स, फिर उसके बाद यूरिन क्या निकल जाता है आपका, यूरिथ्रा से बाहर निकल जाता है। अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि याद रखें कि यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है आपकी बॉडी का जो रिमूव करता है वेस्ट सब्सटेंस को ब्लड के अंदर। आप लोगों के पास इसके अंदर एक रीनल आर्टरी और रीनल वेड यानी कि ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 किडनी के क्या पाए जाते हैं, पेयर्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर स्ट्रेस आपका क्या होता है, पेल्विस भी पाया जाता है। यहाँ पर एक तरह का स्पेस होता है किडनी के अंदर। अब किडनी के स्ट्रक्चर को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किडनी क्या होती है, पेयर्स में होती है। उसके बाद यहाँ से क्या निकलते हैं, जो क्या निकलते हैं, यूरिटर्स होते हैं। 2 यूरिटर्स होते हैं टोटल, जो कि मस्कुलर ट्यूब होती हैं, जो कि यूरिन को कैरी करती हैं। उसके बाद यहाँ पर यूरिन की स्टोरेज के लिए हमारे पास क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है, जो कि यूरिन को यहाँ पे स्टोर करता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, एक वॉलेंट्री और दूसरा इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर। जो वॉलेंट्री होगा वो हमारे अंदर वाले हिस्से में पाया जाएगा, और जो इनवॉलेंट्री होगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा वो कहाँ पाया जाएगा, वो बाहर पाया जाएगा। इतनी चीजें तुम्हें आई होप क्लियर हो गई हैं। अब तुम काबिल हो गए हो कि तुम आगे तक इसे समझ सको, लेकिन कैसे वो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब बच्चों ये पाथवे आता है एमसीक्यूज के अंदर, ये पाथवे बताएं यूरिनरी सिस्टम का, यूरिनरी सिस्टम का पाथवे बताएं। तुम कैसे बताओगे, सबसे पहले यूरिन कहाँ आता है आप लोगों के पास, सबसे पहले आता है किडनी में, और किडनी के बाद जो है वो सही पाथवे याद रखिएगा, इसमें जाता है यूरिटर्स में, यूरिटर्स के बाद वो जाता है यूरिनरी ब्लडर में, इसमें यूरिनरी ब्लडर में, और यूरिनरी ब्लडर के बाद यूरिथ्रा से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ये पाथवे एमसीक्यूज में आता है। सो दिस इज योर एमसीक्यूज, क्लियर है। सो ऐसी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। और ये चीजें बच्चों जैसी चीजें हैं जो कि आपको क्लियरली तरीके से समझ आई होंगी।
क्योंकि ये इतना मुश्किल तो आई थिंक टॉपिक नहीं है। सो ये आप लोगों को क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। सो बी नोटेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो सिंस आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी को, इसको हम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं इस टॉपिक को। इसके बाद आपको कोई भी इसमें से डाउट नहीं रहेगा। आप क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप इस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से या बलोचिस्तान से, या एमडी गेट की तैयारी करें या नीट की, तो सारे यहाँ से क्रिस्टल क्लियरली कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी डाउट इस टॉपिक का नहीं छोड़ने वाले, सबको क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। क्रिस्टल क्लियरली स्टूडेंट्स करने वाले हैं। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। अभी भी ज्वाइन करें, दिस इज आवर गोल्डन चांस। टिकटॉक दुआए ज़ारा, फेसबुक दुआए ज़ारा एंड इंस्टाग्राम टीच दो। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको भी फॉलो कीजिएगा। अब देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी आखिर होता गया। ये जो बोर्ड है ना, इस पे इतने कॉन्सेप्ट लिखूंगी, जिसके बाद आपको दोबारा जब आप कोई भी नोट्स, कोई भी कॉपी खोल के आप इसे पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि ये आपके एमडी गेट पीएमडीसी सिलेबस के अंदर भी टॉपिक इंक्लूडेड था, क्योंकि मैंने आपको पीएमडीसी में पढ़ाया था। बट अब हम इसको क्लियरली पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लें। आपके एमडी गेट और नीच के बोर्ड एग्जाम्स में एमडी गेट में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर वो पॉइंट लिखूंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। सही। अब सारे बच्चे जानते हैं कि किडनी जो है वो एक बीन शेप ऑर्गन है। बीन शेप ऑर्गन बीन के तरीके की होती है, चूड़े स्ट्रक्चर जैसी होती है। बीन शेप ऑर्गन, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन होती है और एक बीन शेप ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, जो रिमूव करता है वेस्ट सब्सटेंस को, ब्लड से रिमूव करती है, वो क्या होती है, किडनी होती है। और किडनी जो है वो 12th थोरेक्स में पाई जाती है। थोरेक्स कैविटी हमारी छाती 12 थोरेक्स में पाई जाती है। और याद रखिएगा थर्ड जो हमारा नंबर होता है, वहां पर हमारी क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है। इतना तो मैं कॉन्सेप्ट किडनी के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्लियर होगा। बच्चों यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे आपने लाजमी देखना है। अब किडनी किडनी की इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखती हूं मैं, तो याद रखिएगा। फिर हम इसकी डायग्राम को पढ़ते हैं। पहले हम ये है कि इसको पढ़ लें क्लियरली तरीके से, फिर हम डायग्राम की तरफ आएंगे। सही। सो किडनी क्या होती है, मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूं, किडनी इज बीन शेप ऑर्गन। किडनी कलर इज रेडिश ब्राउन। किडनी का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और एक बीन शेप क्या होती है, ऑर्गन होती है। इतना तो मैं कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्लियर हो गया। याद रखिएगा, किडनी किडनी आर पेयर स्ट्रक्चर। किडनी क्या होती है, एक पेयर स्ट्रक्चर होती है, जोड़े में होती है। याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी जो है वो क्या होती है, थोड़ी बिग होती है, बड़ी होती है, थोड़ी बिग होती है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जो कि लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी अपवर्ड करके पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, और जो हमारे पास राइट किडनी बात करें वगैरह, अगर मैं यहाँ पर बात करूं राइट किडनी की, तो याद रखिएगा माय स्टूडेंट्स, कि जो आपके पास राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी स्मॉल होती है। क्यों स्मॉल होती है, लिवर आर प्लेस्ड, वहां पर लिवर मौजूद होता है, और लिवर की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो राइट किडनी होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। सही। और याद रखिएगा, और ये पाई जाती है कहां पर, डाउनवर्ड, थोड़ा नीचे करके पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। अब बच्चों अगर मैं आपको देखें, किडनी जो मैं यूरिनरी सिस्टम पढ़ाया था, तो किडनी कुछ इस तरीके की होती है, पेयर स्ट्रक्चर में पाई जाती है। जो ये लेफ्ट किडनी है थोड़ी बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है,
क्योंकि यहाँ पर लिवर नहीं पाया जाता और यहाँ पर क्या पाया जाता है, लिवर पाया जाता है। ये हमने स्ट्रक्चर अब पढ़ी थी। अब देखो स्टूडेंट, जब भी हमने किडनी को पढ़ना होता है तो हम किडनी को क्या करते हैं, काट कर पढ़ते हैं। ऐसे हम किडनी को कभी भी नहीं पढ़ सकते। हम किडनी को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। फिर काटने के बाद हमें क्या पढ़ना पड़ता है, किडनी को पढ़ना पड़ता है। सो दिस इज द, पहले काटना पड़ता है फिर पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि हम अब इतनी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई हैं। आप बच्चों याद रखिए, किडनी इट रिमूव वेस्ट सब्सटेंस ऑन ब्लड। किडनी जो है वो जो बेकार सब्सटेंस होते हैं उन्हें क्या कर देती है, ब्लड से रिमूव करती है। इतना तुम्हें क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। और किडनी के अंदर कंसेक्स करती हैं टिनी टिब्यूल्स। टिनी टिब्यूल्स, उन टिनी टिब्यूल्स का नाम है नेफ्रॉन। क्योंकि बच्चों नेफ्रॉन किससे बना हुआ है, मिलियंस ऑफ, जो आपके पास किडनी किससे बनी हुई है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। किडनी का कैसे बनी हुई है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर आपकी किडनी बनी हुई है। और नेफ्रॉन क्या होते हैं, टिनी टिब्यूल, जिनकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। कंसेक्स टिनी टिब्यूल्स होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन याद रखिएगा, किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तुमने क्या करनी है, याद रखनी है। और किडनी जो होती है, अगर मैं किडनी की बात करूं, किडनी जो होती है वो रेगुलेट करवाती है किसको, ब्लड प्रेशर को, बीपी को, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कौन करवाती है, दिस इज योर किडनी। इतने कॉन्सेप्ट तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, जिसे नोट करे। देखो नजर आ रहा है नहीं, आपको सारी किडनी आज मैं समझाऊंगी क्रिस्टल क्लियर करके। इसके बाद आपको किडनी हलवा लगने लगेगी। सही है, रेगुलेट करती है किसको, ब्लड प्रेशर को, बीपी को। आपको पता है नॉर्मल 120 एंड 180 mmHg, आपको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होता है। अब बच्चों मैं लिख देती यहाँ पर, लेकिन काफी हो जाता। प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बच्चों ये इंपॉर्टेंट रोल को भी प्ले करती है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है कौन से, साइंथिसिस ऑफ आरबीसीज। ये रेड ब्लड सेल को क्या करती है, साइंथिसिस करती है। कौन, दिस इज योर किडनी। उसके बाद अगर हम आगे चलें, मैम आगे आप क्या पढ़ाएंगी, आप जो भी पढ़ाएंगी ना क्रिस्टल क्लियर करेंगी। सो यहाँ पर आपने यहाँ पर देखना है, और प्रोड्यूस करती है बच्चों ये, और ये प्रोड्यूस करती है एक्टिव फॉर्म, जो कि क्या होती है, विटामिन D3। विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म को भी क्या करती है, ये एक्टिव फॉर्म बनाती है किडनी की। अब बच्चों एक तो विटामिन सी आपको, विटामिन डी आपको पता है कि आपके सनलाइट, सूरज से आपको मिल रहा होता है। इसे जैसे सन से आप लोगों को क्या कर रही होती है, ये मिल रही होती है, आपको पता है। और आपको पता है कि आपकी किडनी एक्टिव फॉर्म को प्रोड्यूस करती है विटामिन D3 की। और आपको विटामिन डी आपके सन से भी मिलता है, लेकिन जब आपकी बॉडी भी क्या करती है, आपकी किडनी भी क्या करती है, उसकी एक्टिव फॉर्म बनाती है विटामिन D3 की। अब किडनी बीपी को कैसे रेगुलेट करती है, सवाल तो ये है कि किडनी बीपी को कैसे रेगुलेट करती है। मैं यहाँ पर जो पॉइंट है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। सही है, पहले पॉइंट्स लिख लें, फिर बाद में हम देखते हैं। किडनी बच्चों कवर्ड होती है पेरिटोनियम लेयर से कवर होती है। जैसे पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ऐसे किडनी के अंदर भी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो पेरिटोनियम होती है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ से दूसरी पॉइंट भी शुरू कर देती हूँ ताकि पूरा हो जाए। और किडनी लोकेट होती है, किडनी लोकेटेड डोर्सल पार्ट, डोर्सल पार्ट, यहाँ डोर्सल पार्ट के लिए एब्डोमन और बोथ साइड, आपके पेट वाले रीजन में एब्डोमन, और याद रखिएगा, और बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और दोनों वर्टिब्रल कॉलम में होती है पीछे। दो हमारे देखें, ये हमारा क्या है, वर्टिब्रेट है।
वर्टिब्रेट बोर्ड वर्टिब्रेट यहाँ पर पाई जाती है एंड लोकेट होती है एब्डोमिनल थोड़ा सा पार्ट करके, यहाँ पर इस जगह पे क्या होती है, लोकेट होती है। क्लियर है? तो ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज कॉपी नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसके बाद आप जब भी किडनी को खोल के पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगी। सही, तो ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। सो एक बात याद रखिएगा कि किडनी एक रेडिश ब्राउन होती है, पेयर्ड ऑर्गन होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर में होती है। वो वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से क्या करती है, ब्लड से रिमूव करती है। किडनी के अंदर टिनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी बनी होती है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन की। किडनी रेड ब्लड सेल को भी सिंथेसाइज करती है, आरबीसीस जिसे आप कहते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द किडनी। बाकी आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट नोट इट एंड देन आई विल स्टार्ट नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बाकी आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं इसे, क्योंकि मैंने कहा गया डस्टर भाई, ये रहा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तुमने ध्यान से देख लिया होगा, आई होप कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके की किडनी की, जो कि मैंने आपको बता दी। थोड़े थोड़े साथ साथ मैंने आपको फंक्शंस भी पढ़ा दिए हैं। अब मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स अब किडनी के स्ट्रक्चर को इजिली पढ़ सकते हैं। मतलब जब भी आप किडनी को काटते हैं तब आप क्लियरली तरीके से आप उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। आप सीधे तरीके से किडनी को नहीं पढ़ सकते, तो आपको किडनी को क्या करना पड़ता है, क्रॉस सेक्ट करना पड़ता है, उसे काटना पड़ता है, फिर आप अच्छे तरीके से उसकी स्ट्रक्चर पढ़ पाते हैं। आपको याद रखिएगा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को आप कहते हैं पेरिटोनियम। याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी किडनी है उसमें एक्सटर्नली जो आउट पार्ट होता है, एक्सटर्नली नोट इज इंटरनली, अंदर वाले की नहीं बात करें, अब बाहर वाले हिस्से की बात करें। एक्सटर्नली जो किडनी के अंदर आउटर पार्ट होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स उसको और उसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और जिनकी वजह से स्टूडेंट्स उनके नंबर क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। जो एक्सटर्नली किडनी का आउटर पार्ट होता है उसे आप कहते हैं रीनल फेशिया। एक्सटर्नली बाहर वाला किडनी का एमसीक्यूज भी ऐसे ही आएगा, एक्सटर्नली बाहर वाला किडनी का आउटर पार्ट कौन सा है। अगर पूछे तो इंटरनली किडनी का आउटर पार्ट कौन सा है, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो एक्सटर्नली जो किडनी का आउटर पार्ट है उसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं, मैं यहाँ पर लिखूं रेनल फेशिया, रेनल फेशिया कहते हैं। और एक्सटर्नली जो किडनी का मिडल पार्ट होता है उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं फैटी लेयर। क्या बोलते हैं, फैटी लेयर कहते हैं। और किडनी का एक्सटर्नली जो इंटरनल पार्ट होता है, एक्सटर्नली यहां पर मैं लिखूं, एक्सटर्नली जो इनर पार्ट होता है, व्हाट अबाउट यू से, उसे आप क्या कहेंगे? अगर पता है तो अभी कमेंट में लिख दें आप लोग, पता है या नहीं। क्या है, रीनल कॉर्पसल। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल। क्लियर है मेरे स्टूडेंट्स को। एक्सटर्नली अगर आउटर पार्ट पूछा जाए किडनी का, रीनल फेशिया। मिडली अगर एक्सटर्नल पार्ट मिडल, एक्सटर्नली मिडल पार्ट पूछा जाए फैटी लेयर। एक्सटर्नली आप लोगों से पूछा जाए इनर लेयर ऑफ द किडनी का रीनल कॉर्पसल। क्लियर है, क्लियर है। अब रीनल फेशिया क्या होती है, फिब्रस होती है। क्या होती है, फिब्रस होती है। और रीनल कॉर्पसल जो होती है वो टफेस्ट होती है। वो क्या होती है, टफेस्ट होती है। इतना तुम्हें क्लियर हो गया, क्लियर है ना। अब किडनी के अंदर स्ट्रेंथ ये पायरामिड्स पाए जाते हैं, दिस इज अ पायरामिड्स, दिस इज अ पायरामिड्स। किडनी के अंदर टोटल जो पायरामिड्स है आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो लिखे हुए वो 7 से 18 होते हैं, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स लिख देते हैं बोर्ड के ऊपर जो कि पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि किडनी के अंदर 6 से 12 तक होते हैं इसकी क्वांटिटी। बट आप बुक वाले को फॉलो कीजिएगा, ये आप बुक वाले को फॉलो कीजिएगा, टीचर्स को फॉलो नहीं कीजिएगा। सही, ये पायरामिड्स है। इतना तुम्हें क्लियर हो गया। अब जो किडनी है, किडनी की इंटरनली जो इंटरनली जो आउटर पार्ट है उसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं।
और इंटरनली जो किडनी का इनर पार्ट है, इंटरनली जो किडनी का इनर पार्ट है, उसे आप कहते हैं रेनल मेडुला। मेरे वर्ड्स के ऊपर फोकस करें, मेरे वर्ड्स के ऊपर फोकस करें। जो किडनी का इंटरनली जो आउटर पार्ट है इसका रीनल कॉर्टेक्स, किडनी का जो इंटरनली जो इनर पार्ट है उसे रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है, ये चीज तुमने याद रखनी है। और रीनल में मेडुला जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउनिश कलर में। माप तो ना माशाल्लाह ट्रेंड को भी किडनी के आगे ले गई। सो ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। सो याद रखिएगा। अब ये तो तुमने समझ ली किडनी है। अब किडनी के अंदर जो ब्लड को लेकर आती है, दिस इज कॉल्ड, ये वाली जो आप देख रहे हैं किडनी के अंदर जो ब्लड को लेकर आती है, इसे आप कहते हैं रीनल आर्टरी। और जो ब्लड को बाहर लेके जाती है उसे आप कहते हैं रीनल वीन। क्या बोलते हैं? रीनल वीन। इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया। अब किडनी के अंदर याद रखिएगा एक डिप्रेशन पार्ट पाया जाता है। किडनी के अंदर एक डिप्रेशन पार्ट पाया जाता है साइड ऑफ कॉनकेव। कॉनकेव की साइड में एक डिप्रेशन पार्ट पाया जाता है किडनी के अंदर। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आप कहते हैं हाइलम, जिसे आप कहते हैं हाइलम। हाइला ना, हाइला वो नहीं, हाइलम कहते हैं, सही है। उसके बाद आगे अगर मैं चलना चाहूं तो किडनी के अंदर एक पाया जाता है रीनल कॉलम। अब रीनल कॉलम क्या होता है? याद रखिएगा स्पेस होता है, एक तरह का स्पेस होता है बिटवीन द किडनी, उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं रीनल कॉलम। इतना तुम्हें क्लियर होगा। किडनी के अंदर एक पाई जाती है पेल्विस। पेल्विस, अब पेल्विस में याद रखिएगा पेल्विस एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कुछ देर के लिए यूरिन को क्या करके रखती है? स्टोर करके रखती है। ये भी याद रखिएगा। और किडनी के अंदर बच्चों रीनल साइनसिस भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रीनल साइनसिस भी पाई जाती है जो कि कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द किडनी में पाई जाती है। किडनी के दो पार्ट होते हैं, कॉन्वेक्स भी होता है, कॉनकेव भी होता है। और जो कॉनकेव है वो हाइलम है और जो कॉन्वेक्स है जिसका रीनल साइनसिस। क्लियर है माय स्टूडेंट? और किडनी के अंदर बच्चों एक पाए जाते हैं मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स। और किडनी के अंदर एक पाए जाते हैं जिनको आप कहते हैं माइनर कैलेक्स। अब मेजर कैलेक्स जो होते हैं याद रखिएगा वो मेजर होते हैं, मेजर होते हैं। और जो माइनर कैलेक्स होते हैं वो याद रखिएगा वो क्या होते हैं? होते हैं आफ्टर द मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स के बाद वाले जो आप लोगों के पास होते हैं वो क्या होते हैं? माइनर कैलेक्स। अब मैं आती हूँ यहाँ पर समझाती हूँ। अब देखें किडनी जो होती है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर का नाम है पेरिटोनियम। किडनी का एक्सटर्नली आउटर पार्ट है रीनल फेशिया जो कि फिब्रस होता है। किडनी की एक्सटर्नली सेकंड लेयर उसे सिंप्लीफाई फैटी लेयर कहते हैं। किडनी की इंटरनली जो लेयर है रीनल कॉर्पसल कहते हैं जो कि टफेस्ट लेयर होती है। किडनी के अंदर पायरामिड्स पाए जाते हैं 7 से 8 या 6 से 12 कहीं कहीं लिखा होता है। किडनी का जो इंटरनली आउटर पार्ट है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं जो कि ब्राउन होता है। किडनी का इंटरनली आउट पार्ट रेनल मेडुला जो कि ब्राउनिश कलर का होता है। किडनी के अंदर एक डिप्रेशन पार्ट पाया जाता है कॉनकेव जिसे आप हाइलम कहते हैं। उसके बाद रीनल कॉलम स्पेस होता है बिटवीन द किडनी। पेल्विस क्या होता है? फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखती है। उसके बाद एक रीनल साइनसिस होती है जिसे कॉनकेव पार्ट ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर एक मेजर कैलेक्स पाया जाता है और एक माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स क्या होता है? आफ्टर द मेजर कैलेक्स, आफ्टर द मेजर कैलेक्स। ये चीज आपने याद रखनी है।
अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किडनी किस तरीके से बीपी को रेगुलेट करती है। सो आई होप अभी आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। मैं हट जाती हूँ सामने से। सो आई होप मैंने आपको किडनी को अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझा दिया हो। अब तुमने किडनी को कॉपी कर लिया है, नोट कर लिया तो सही है। कर लिया नोट? 1 2 3 1 2 3 अरे मेरा माइक चल रहा है, शुक्र। मुझे लगा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ाया है, माइक चल नहीं रहा हो। बीच में कभी कभी ऐसा होता है माइक चल नहीं रहा होता, फिर मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, फिर वो चीजें रह जाती हैं। सो यहाँ पर देखें, अब ये चीज तो मैं क्लियर हो गई है। अब वो बीपी कैसे नॉर्मल रहता है किडनी के अंदर ना, एक बहुत बड़ा ना ये है कि किडनी के अंदर बीपी नॉर्मल कैसे रहता है। बीपी नॉर्मल कैसे होता है बच्चों? किडनी जो होती है, किडनी किडनी के अंदर एक तरह का बच्चों हार्मोन पाया जाता है जिसको आप कहते हैं अर्थ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं? अर्थ्रोपोइटिन आप लोग कहते हैं। अर्थ्रोपोइटिन किडनी के अंदर क्या पाया जाता है? हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक तरह का हार्मोन पाया जाता है। क्लियर है? जिसे आप अर्थ्रोपोइटिन कहते हैं। अर्थ्रोपोइटिन जो है वो रेस्पॉन्स देता है आपकी स्टीम सेल, बोन को। बोन के अंदर क्या होते हैं? स्टीम सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बोन है, ये आपकी बोन है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? स्टीम सेल्स पाए जाते हैं। दिस इज अ स्टीम सेल। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लें, बीपी नॉर्मल वाले को बाद में देखते हैं कि किडनी अर्थ्रोपोइटिन को कैसे कब सीक्रिएट करती है, फिर बीपी को पढ़ेंगे। वो क्या करती है कि सिग्नल देता है बोन को अर्थ्रोपोइटिन, वो स्टीम सेल को, और स्टीम सेल जो वो बोलता है कि लेक ऑफ आरबीसिस। कभी कभी ये कंडीशन, पहले ये पढ़ा देती हूँ कि आरबीसिस की क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है, ये इसको बताती है। तो वहां पर जिनको बीमारी हो जाती है, यानी कि जिनके अंदर रेड ब्लड सेल की कमी होती है, सो उनको एक बीमारी हो जाती है, उन पर्सन को। उस बीमारी का नाम है एनीमिया। क्या होते हैं? एनीमिया जिसे आप कहते हैं। अब देखें कैसे, देखें ये देखें, एक आपकी किडनी अर्थ्रोपोइटिन हार्मोन को भी रिलीज करती है जो कि एंडोक्राइन होता है। दिस इज अ एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन आई थिंक सिस्टम भी पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उनको आप पढ़ेंगे। अब देखें अर्थ्रोपोइटिन जो है वो बोन को सिग्नल देता है। बोन के अंदर स्टीम सेल होते हैं, फिर स्टीम सेल बताते हैं कि आरबीसीस की कमी हो जाती है, का कमी हो गई है, तो वहां पर एक बीमारी भी लग जाती है जिसे आप एनीमिया भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा किडनी जो है वो एक्टिव फॉर्म बनाती है विटामिन D3 की भी। किडनी एक्टिव फॉर्म बनाती है विटामिन D3 की भी, ये मैंने आपको बताया था। अगर लेक ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, तुम्हें कौन सी बीमारी होती है इसे भी याद रखिएगा, जिसे आप रिकेट्स कहते हैं। बच्चों को भी हो जाती है और बड़ों को भी हो जाती है, जिसे आप रिकेट्स कहते हैं। जो विटामिन डी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कि किडनी को तो बहुत डिटेल में पढ़ा दिए माशाल्लाह से, इसके बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट खाली नहीं रहा होगा। नोट करें। अब देखते हैं कि बीपी कैसे जब ज्यादा हो जाता है तो किडनी बीपी को कैसे नॉर्मल करती है। इसके पास क्या जादुई की छड़ी होती है? क्या जादुई छड़ी हिलाती है और बीपी नॉर्मल हो जाता है? नहीं 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 नहीं, इधर इसके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। अब जादुई छड़ी कौन सी है, वो छड़ी कौन सी है, उस छड़ी के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। सही है? अब छड़ी मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। आपकी किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे आप कहते हैं रेनिन। अब रेनिन का फंक्शन क्या है आपकी किडनी के अंदर, और ये कैसे? रेनिन बीपी को नॉर्मल करता है। अब देखिए आपका बीपी हो गया हाई, बीपी हो गया हाई, तो बीपी जैसे ही हाई होता है तो रेस्पॉन्स जाता है किडनी के पास। किडनी को बताया जाता है कि बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है। किसको बताया जाता है? बीपी बढ़ गया है तो किसको बताया जाएगा? किडनी को बताया जाएगा। फिर किडनी अपने क्या भेजेगी? सिपाही भेजेगी। किडनी बोलेगी जाओ, बीपी नॉर्मल हो गया है, बॉडी में तबाही हो जाएगी, और जैसी तबाही हो गई हमारा क्या बनेगा? हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो सिस्टम
पहाड़ के लागे से ही। अब देखिए बीपी हाई हो गया, अब बीपी बढ़ गया है, किडनी सिपाही भेजेगी। सिपाही कौन सा सिपाही है? वो अपना एक एंडोक्राइन हार्मोन भेजेगी, उसका नाम है रेनिन। उसका नाम क्या है? रेनिन। फिर रेनिन क्या बोलेगा? बोलेगा मैं थक गया हूं, मैंने अपना फंक्शन कर लिया है। अब रेनिन भी एक तरह का हार्मोन रिलीज, रेनिन को क्यों रिलीज करेगी? ताकि ये हार्मोन को रिलीज कर सके, हार्मोन को रिलीज कर सके। और जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट हार्मोन रिलीज होगा एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, फिर वो क्या करेगा? फिर वो करवाएगा वेसो कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाएगा? वेसो वेसो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और जैसे ही वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तुम्हारा बीपी दोबारा से क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, बीपी नॉर्मल। सही है। अब बच्चों मैं अगर आपको एक कंडीशन बताना चाहूँ, जब फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो गर्ल्स जो है उनको बहुत ज्यादा ना सर्दी लगती है। जब कोई सर्दियों का मौसम होता है, कभी कभी तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सो फिर जब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनकी बॉडी में शिवरिंग तो हो रही होती है, लेकिन उनका टेम्परेचर फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा होता। फिर क्या करनी पड़ती है? मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग गई है, कहीं उसे बर्फ के अंदर किसी दुश्मनों ने रखा हुआ था, या जो भी उसे सर्दी बहुत ज्यादा लग गई है बच्ची को, तो बच्ची हो या बड़ी हो, थोड़ी सी 18 टू 9 to 20 एंड 21, जो भी बच्ची हो, ऐसे तो होती तो सभी बच्चे हैं। सो यहाँ पर देखें, सो फॉर एग्जाम्पल उसे यही जगह कहीं भी रखा गया, सो वहां पर क्या हो गई? उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग गई, फिर उससे बीमारी हो जाती है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से आपने सीरियल्स में भी देखा होगा। जैसे कि एक सीरियल्स है, इसका नाम क्या है, मैं तो सीरियल्स को ही भूल गई, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। तो सीरियल्स में आप देखते होंगे कि वहां पर आप लोगों को एक बीमारी दिखती होगी। क्या दिखती होगी स्टूडेंट्स? मैं आपको बताती हूँ। एक बीमारी दिखती होगी जिसको आप कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोथर्मिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज कपलिंग, कपलिंग है, कपल्स है, फिर उसके बाद अगर उसे मतलब के हो गया ये हाइपोथर्मिया, अगर बीमारी अभी तक नहीं हुई, उन्होंने क्या कर लिया कि उसने क्या दे दी इसे, मतलब कि इसका टेम्परेचर को मेंटेन रख लिया, आपको भी पता ही होगा। तो टेम्परेचर को मेंटेन रख लिया है तो ये लड़की दोबारा सही हो जाएगी। या फिर आप यहाँ से कोई आग जला लें, टेम्परेचर को जैसा भी करके आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके बाद या तो फिर स्टूडेंट्स इसको बीमारी हो जाएगी जिसको आप कहेंगे हाइपोथर्मिया, कि टेम्परेचर क्या है, मेंटेनेंस ही नहीं हुई टेम्परेचर की, इस वजह से क्या हो गई? इसको हाइपोथर्मिया हो गई। ये तुम्हें क्लियर हो गया? सो सारे कॉन्सेप्ट आई होप तुम्हें अभी क्लियर हो, ज्यादा डिटेल में नहीं गई बट डिटेल हो गई है फिर भी। सो देखो इसके अलावा अगर कोई चीज नहीं है, इसके अलावा आपकी मेरे ख्याल से कोई चीज नहीं रही होगी। तो सही है, सही है, सही है, सही। फॉर्मेशन ऑफ द किडनी सही हो गया। बाय बाय, हाय हाय, अभी आगे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो सिंस आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, इसको हम क्लियरली तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको इस टॉपिक में से कोई डाउट नहीं रहेगा। आप क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप सिंध के हैं, सिंध बोर्ड से हैं, केपी के से, बलोचिस्तान से हैं, जहां से पंजाब से हैं, तो सारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप एमडी गेट की तैयारी करें या नीट के स्टूडेंट हैं, सारे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को यहाँ से क्रिस्टल क्लियरली पढ़ सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। क्लियरली तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। हमारे अदर अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक दुआ जरा, फेसबुक दुआ जरा, इंस्टाग्राम टीच दो। चले स्टार्ट करते हैं। बच्चों नेफ्रॉन आपको हलवा हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। इसके बाद कभी लाइफ में लिख ले कहीं पर, आपको नेफ्रॉन नहीं भूलेगा। हर आप भूल जाएंगे चीजों को, लोगों के गमों को भूल जाएंगे, नेफ्रॉन को नहीं भूलेंगे। याद रखिएगा नेफ्रॉन
the basic structural and functional unit of kidney. नेफ्रॉन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन करवाने वाला, जो किडनी के अंदर एक यूनिट पाया जाता है, उसे आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं. नेफ्रॉन क्या होता है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. किडनी कहाँ कितने नेफ्रॉन की बनी होती है? किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन की बनी होती है. ये चीज याद रखिएगा क्लियरली तरीके से. अब देखें, किडनी मेड ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन. किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन की मिलकर बनी हुई है. वैसे तो ये स्टूडेंट्स जो है वो इस टॉपिक को सही तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि टीचर्स ने डायग्राम पहले बनाई होती, फिर कॉन्सेप्ट. डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप इसको क्लियरली तरीके से पढ़ सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर नेफ्रॉन आप लोगों को अब नेफ्रॉन के स्ट्रेंथ 2 पार्ट्स होते हैं. पहले तो मैं आपको सारा लिखवा देती हूँ, उसके बाद जब डायग्राम बनाऊंगी तो आप मुझे खुद बताएंगे. वैसे तो आप मुझसे बात नहीं कर सकते, लेकिन आप बात जरूर कर सकते हैं. मेरा मैं समझ जाऊंगी. तो देखें, अब नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं. एक आपको देते हैं पहला पार्ट, जिसे हम मेल्फिजन बॉडी भी कहते हैं. मेल्फिजन बॉडी भी आप लोग इसे कहते हैं, याद रखिएगा. और आप इसे क्या बोलते हैं? रीनल टेब्यूल कहते हैं. सॉरी, इसे आप कहते हैं रीनल कॉर्पसल. मेल्फिजन बॉडी भी कहते हैं और रीनल कॉर्पसल भी कहते हैं. रीनल कॉर्पसल रीनल कॉर्पसल कहते हैं. और एक जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं रीनल टिब्यूल. अब रीनल वर्ड क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये किडनी नेफ्रॉन जो रीनल इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि नेफ्रॉन किडनी का ही फंक्शन कर रहा है. सो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं. एक को मेल्फिजन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहते हैं, या सेकंड को आप कहते हैं रीनल टिब्यूल. अब इन दोनों पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं नेफ्रॉन की? तो पहली जो चीज आती है यहाँ पर मेल्फिजन बॉडी में होती है ग्लोमेरुलस. और एक आता है बोमेन्स कैप्सूल. और उसके बाद जो रीनल टिब्यूल होता है उसके अंदर आपके आता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसे आप कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, जिसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म पीसीटी. यहाँ पर फिर पाए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसे आप देख लीजिएगा. थर्ड आपके पास पाए जिसमें लूप ऑफ हेनेले. हेनेले इस वजह से कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट था. सही. किडनी के 2 पार्ट्स, सॉरी नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं. एक मेल्फिजन बॉडी जिसे आप रीनल कॉर्पसल कहते हैं, एक होता है रीनल टिब्यूल. अब रीनल कॉर्पसल के अंदर ग्लोमेरुलर बंचेस ऑफ द कैपिलरीज पाए जाते हैं, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं. एक बोमेन्स कैप्सूल इसके अंदर पाया जाता है. सही. ये याद रखिएगा, क्योंकि जब डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए. रीनल टिब्यूल के अंदर पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी आ जाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और क्या आ जाता है? लूप ऑफ हेनेले. आई होप यहाँ तक आपको क्या हुआ हो, क्लियर हुआ हो. क्योंकि अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. जिसे आप नोट आउट कर लें, आप लोगों को कोई चीज ना रह गई हो, आप लोगों को ऐसा ना लगे इस वजह से मैंने ये पहले लिखवा दिया. अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि सच में अभी हमारे पास नेफ्रॉन की डायग्राम क्या है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी पढ़ेंगे. ध्यान में रखना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने ध्यान में रखना है. सही है. अब आपने नेफ्रॉन का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है. जो कि इम्पोर्टेंट मोटा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है. अगर मैं अभी तुम्हें नेफ्रॉन के बारे में बताऊं, कहानी बताऊं नेफ्रॉन की, तो कहानी बताने से पहले मुझे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर मेरे साथ समझी भी जाइएगा और यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर भी करते जाइएगा यहाँ पर. सही है. सो क्लियरली तरीके से आपने इसको समझना है. ये मैं कुछ नेफ्रॉन की यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ. ओहो हो, सर मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं आती,
लेकिन मैं फिर भी बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। जी हाँ। सो यहाँ पर देखें, हंसिएगा मत स्टूडेंट्स, ये ड्राइंग मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे सही। यहाँ पर देखें, ये मैंने बना लिया आप लोगों के लिए नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन को सुनिएगा, ये बाहर वाला जो नेफ्रॉन्स का सबसे पहला जो पार्ट है उसे आप मेल्फिजन बॉडी कहते हैं, या फिर रीनल कॉर्पसल कहते हैं। और जो ये क्या है, रीनल कॉर्पस, ये पहला पार्ट है, यहाँ तक ये पहला पार्ट है। और बाकी ये वाला जो पार्ट है ये होगा रीनल ट्यूब्यूल। ये क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल होगा। मैम क्या ही कर दिया, मैम क्या ही कर दिया, ध्यान में रखिएगा। अब सिर्फ पहला जो पार्ट है वो है, उसके अंदर आ जाता है, आपको मैंने बताया था, बोमेन्स कैप्सूल। क्या आ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो के अंदर बोमेन्स कैप्सूल में कैपिलरीज का एक पूरा गुच्छा पाया जाता है, कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क स्टूडेंट्स पाया जाता है। नेटवर्क इस तरीके से पूरा कैपिलरीज का यहाँ क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है इस तरीके से। उस कैपिलरीज के गुच्छे को आप लोग क्या बोलते हैं, उसको कैपिलरीज के गुच्छे को आप लोग बोलते हैं ग्लोमीरुलस। उसे आप क्या बोलते हैं, कैपिलरीज के गुच्छे को कहते हैं ग्लोमीरुलस। सही है। अब जो ब्लड को लेकर आती है नेफ्रॉन के अंदर, वो आप लोगों के पास होती है एफरेंट आर्टरियोल। याद रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एफरेंट आर्टरियोल। और जो ब्लड को बाहर लेकर जाती है नेफ्रॉन से, वो आप लोगों के पास क्या होती है, इफरेंट आर्टरियोल। क्या होती है, इफरेंट आर्टरियोल। जो ब्लड को नेफ्रॉन के अंदर लेकर आएगी वो होगी अफरेंट आर्टरियोल। जो ब्लड को नेफ्रॉन से बाहर लेकर जाएगी उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। अब इफरेंट आर्टरियोल जैसे ब्लड को लेकर जाएगी बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर, तो यहाँ पर देखें, ब्लड को लेकर गई बोमेन्स कैप्सूल और किसमें, ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का क्या है, नेटवर्क है। इतना तुम्हें क्लियर हुआ नहीं, दिमाग चल रहा है भाई, मैम बहुत ज्यादा चल रहा है हमारा दिमाग यहाँ पे। सो ये चीज तुमने क्या कर ली, देख ले। हाँ अब सही है। अब जैसे ही आपका ब्लड जो है वो सीधा जाएगा ग्लोमेरुलस से और इसके अंदर जाएगा आपका ब्लड, तो याद रखिएगा, जो आपकी मैं अगर बताऊं, एफरेंट जो आर्टरियोल होती है, एफरेंट आर्टरियोल, वो याद रखिएगा, वो साइज में क्या होती है, साइज में बड़ी होती है, बिग होती है। और जो आपकी इफरेंट आर्टरियोल होती है, जो आपकी इफरेंट आर्टरियोल होती है, वो साइज में क्या होती है, स्मॉल होती है। साइज में क्या होती है, स्मॉल होती है। और ये साइज में बड़ी है और ये साइज में छोटी है। इसकी वजह से इसके अंदर ब्लड का क्या कायम हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कायम हो जाता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड का, क्योंकि एक नस बड़ी है, दूसरी नस छोटी है। तो यहाँ पर बहुत तेजी से ग्लोमेरुलस से बहुत तेजी से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, बहुत तेजी से क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। क्योंकि इफरेंट आर्टरियोल के साइज के छोटे होने की वजह से, इफरेंट आर्टरियोल के साइज के छोटे होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो बहुत तेज इस तरीके से स्ट्रेंथ जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। ये क्या है, छोटी है, दिस इज अ स्मॉल। स्मॉल होने की वजह से जो ग्लोमेरुलस है वहां से ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा क्या करेगा, जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो आप लोगों का नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर क्या होंगे, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, उसके बाद ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होंगे। तो बताएं स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन के अंदर कौन सा पार्ट जाएगा ब्लड का, आरबीसी वाला पार्ट जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल वाला पार्ट जाएगा, प्लाज्मा या प्लेटलेट। तो बोलेंगे मैम आरबीसी बड़े होते हैं तो ये नहीं जा सकते, व्हाइट ब्लड सेल बड़े होते हैं ये नहीं जा सकते, प्लेटलेट भी बड़े होते हैं ब्लड में, ये नहीं जा सकते।
प्लाज्मा जाता है। प्लाज्मा का जो 70% हिस्सा होता है वो ब्लड के अंदर शामिल होता है। कितना? 17% हिस्सा ब्लड के अंदर क्या होता है? शामिल होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। 70% यानी कि अब इसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर काम की चीजें भी होंगी, क्योंकि याद रखिएगा नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर आपने याद रखनी है, ये तो भी मैं स्ट्रक्चर पढ़े हैं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। नेफ्रॉन के 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स ऑफ द नेफ्रॉन। पहला जो आप लोगों के पास होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और एक जो स्टेप होता है उसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नजर आ रहा है? नहीं, हाँ नजर आ रहा है। एक होता है सिलेक्टिव, मैं यहां से इसको मिटा दूं। एक होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और एक आप लोगों के पास होता है ट्यूबुलर सीक्रिएशन, ट्यूबुलर सीक्रिएशन। ये 3 स्टेप पाए जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रिएशन। अब जैसे यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड के अंदर काम की चीजें भी होंगी। ब्लड के अंदर जैसे कि अभी ग्लूकोज भी होगा, अमाइनो एसिड्स भी होंगे अब उस ब्लड के अंदर, जो कि सीधा अब यहाँ से क्रॉस हो रहा है प्रेशर के साथ, काम की चीजें। और जो वेस्ट भी होंगे वो भी होंगे। यहाँ पर होगा यूरिया भी होगा, इसके अंदर यूरिक एसिड भी होगा, इसके अंदर क्रिएटिनाइन भी होंगे, इसके अंदर सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम के क्या होंगे? आयंस भी क्या होंगे? इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा, इसके अंदर साल्ट भी प्रेजेंट होगा। सो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर होंगी ये ब्लड के प्रेशर के अंदर, जो ब्लड के अंदर ये काम की चीजें। 70% जो प्लाज्मा का हिस्सा है उसके अंदर ये काम की चीजें, और जो ना काम की चीजें हैं वो सारी इसके अंदर क्या होंगी? प्रेजेंस होंगी। अब क्लियर है? यहाँ पर हमने दूसरे पार्ट्स को पढ़ना है तो साथ साथ आपको बता भी रही हूँ, नोट करना होगा तो इसी चीजों को नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से एफएन आर्टरियोल से ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से गया और उसके अंदर क्या था? 70% क्या था? प्लाज्मा था। और याद रखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगी? पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गई? ब्लड की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई। यानी कि यहाँ पर हमने चीजों को सिलेक्ट नहीं किया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अब नॉन सिलेक्टिव भी कहते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट नहीं, सीधा यहाँ पर क्या कर गया? प्लाज्मा ब्लड अंदर चला गया। ये पहला स्टेप जो है वो है आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ से आपकी शुरू होगी नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा। यहाँ पर आपकी क्या होगी? पीसीटी होगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और यहाँ पर ये आपका क्या है? लूप ऑफ हेनेले, लूप ऑफ हेनेले। यहाँ पर एक होगी डिसेंडिंग लिम्फ और एक यहाँ पर क्या होगी? असेंडिंग लिम्फ होगी। और यहाँ पर आपका पाया जाएगा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और ये जो आपकी नेफ्रॉन की होती है इसे आप कहते हैं कोलेक्टिंग डक्ट, कोलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्लियर है? अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि नेफ्रॉन की डायग्राम है क्या। अब नेफ्रॉन के अंदर दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। नेफ्रॉन के अंदर अभी दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ से अब ब्लड जाएगा। अब यहाँ पर होगी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, काम की चीजों को अंदर लिया जाएगा। यानी कि जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और कुछ इंपॉर्टेंट वाटर और कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स, उन्हें क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आता है कि एब्जॉर्प्शन कहां पर होती है? वो होती है पीसीटी के अंदर। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा इसके अंदर होती है, पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पाई जाती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। हाउ इम्पोर्टेंट? टॉपिक इज हाउ इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना तुम्हें क्लियर हो गया? फिर यहां से तुम्हारा ब्लड आएगा, यहां से तुम्हारा ब्लड आएगा और जाएगा कहां पर? पीसीटी। और पीसीटी के अंदर क्या होगी? काम की चीजें,
को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लड है अब जाएगा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में होगी डिसेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आकर आपके क्या एब्जॉर्प्शन होगी, किसकी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ना, तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका जो ओनली वाटर जो है उसकी यहाँ पर क्या होगी, री एब्जॉर्प्शन होगी, साल्ट की नहीं होगी। साल्ट को वो क्या करेगा, अंदर ही रहने देगा। एब्जॉर्प्शन किसकी होगी डिसेंडिंग लिम्ब में, आपकी वाटर की। और असेंडिंग जो लिम्ब है वहां पर एब्जॉर्प्शन होगी सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम जो आयन है, इनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसकी सोडियम की, पोटेशियम की और क्लोरीन की क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। आपसे पूछा जाए कि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर किसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो आप कहेंगे वाटर की। असेंडिंग लिम्ब के अंदर किसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो आप लोग सब कहेंगे कि मैम किसकी होती है, आयंस की। किसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, मैम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है। और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब के अंदर आपके आयंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है। इतना तुम्हें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं? हाँ जी बेटा, इतना तुम्हें क्लियर हुआ नहीं? मैम यहाँ तक हमें क्या है, क्लियर है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ये इतनी चीजें तुमने क्या करनी है, क्लियर रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपका जो ब्लड है वो गया डीसीटी में, और डीसीटी के अंदर जाके हुई ट्यूबुलर सीक्रिएशन। ट्यूबुलर सीक्रिएशन से मुराद, ट्यूबुलर सीक्रिएशन से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स आपकी काम की चीजें और जो ना काम की चीजें हैं, अब उनको दोबारा से ट्यूबुलर सीक्रिएशन के अंदर क्या किया जाएगा आपके, क्योंकि जो आपके पास सिलेक्टेड रिएब्जॉर्प्शन है वहां पर मैं काम की चीजों को और बेकार चीजों को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर ट्यूबुलर सीक्रिएशन के अंदर हम ब्लड को क्या क्या करेंगे, दोबारा से एफरेंट आर्टरियोल के जरिए बाहर भेज देंगे। तो अब ये ब्लड क्या हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है ट्यूबुलर सिक्रिएशन डीसीटी के अंदर। ये लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, यहाँ पर अब आ गया है। अब सारा ब्लड जो है ट्यूबुलर सिक्रिएशन के प्रोसेस के बाद सारा आ गया है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। इसके अंदर आ गया है कलेक्टिव डक्ट के अंदर। अब यहाँ पर चेक किया जाएगा कि अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज किया जाएगा कलेक्टिव डक्ट में, जिसे आप कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे आप एडीएच कहते हैं। जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तब हम ये वाला हार्मोन रिलीज करते हैं एडीएच, जिसे आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको आप कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, एडीएच रिलीज होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल रोजा रख लिया है, रोजे के अंदर है तो हम पानी कम पीते हैं, तो वहां पर साल की कंसंट्रेशन तो होती है लेकिन पानी की कम हो जाती है, तो एडीएच हार्मोन रिलीज होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल साल की कंसंट्रेशन कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, तो रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा कलेक्टिव डक्ट के अंदर। ये तो मैं आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो मैंने तुम्हें नेफ्रॉन को क्या कर दिया है, हलवा करके समझा दिया है। कि देखें, सबसे पहले जो ब्लड को लेकर आएगी वो लेकर आएगी एफरेंट आर्टरियोल, ब्लड को बाहर लेकर जाएगी एफरेंट आर्टरियोल। आपको पता है एफरेंट का साइज बड़ा होता है और एफरेंट का साइज क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कायम हो जाता है। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस है और वोमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर बहुत तेजी से जाता है 70 प्लस, मतलब कि ब्लड के अंदर काम की चीजें और जो ना काम की चीजें हैं वो भी सारी यहाँ पर क्या करती है, चली जाती है। फिर पीसीटी वाले में आती है, यहाँ तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर जो जो आपके पास सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी से स्टार्ट होती है, लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी के अंदर आकर आपका ब्लड मुकम्मली जो वो वाली चीजें हैं काम की ना काम की क्लियरली क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। उसके बाद मटेरियल कलेक्टिव डक्ट में आता है। अगर साल की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की ज्यादा है, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, बचाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद वाटर की कम है, साल की ज्यादा, तो आपको पेशाब कम आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि रमजान में आपको पेशाब क्या आता है, कम आता है, क्योंकि वहां पर आपकी साल की कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ होती है,
लेकिन पानी की कंसंट्रेशन नहीं होती। अब यहां से लेकर यहां तक आप लोग देख रहे हैं, नेफ्रॉन के अंदर इस तरीके से मसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ मसल्स पाई जाती हैं, उसे आप कहते हैं पेरीटिब्युलर। कुछ कैपिलरीज पाई जाती हैं जिसको आप कहते हैं पेरीटिब्युलर कैपिलरीज। आपके नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी से लेकर कोलेक्टिव डक्ट के अंदर जो आपकी यहाँ पर इसके ऊपर कैपिलरीज पाई जाती हैं, कुछ इस तरीके का आपका नेफ्रॉन होता है, उसको आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक वाला जो हिस्सा है, ये आपका क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और नीचे वाले हिस्से में भी कैपिलरीज होती हैं, जिसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं वैसा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वैसा रेक्टा कहते हैं। क्लियर है? अब मैंने तुम्हें लगता ना नेफ्रॉन की ना बचपन की कहानी सुना दी है कि ये इसकी बचपन की कहानी क्या है, ये क्या था तो क्या बन गया। ये देखें, ब्लड सबसे पहले आया एफरेंट आर्टियोल से, एफरेंट से बाहर गया, यहाँ पर क्या था? एक बोमेंस कैप्सूल था जिसके अंदर क्या थी? कैपिलरीज थी। उसके बाद यहाँ से ब्लड के प्रेशर लगाया, 70% यहाँ पर प्लाज्मा जो था वो यहाँ पर आ गया, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर पीसीटी में डीसीटी आगे तुम्हें अमल का, अब होशियार हो गए होगे। अब बच्चों देखिए, 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है 24 आवर में। एमसीक्यूज आता है कि कितना ब्लड फिल्टर होता है 24 आवर में, तो याद रखिएगा 180 लीटर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, वो फिल्टर होता है 24 आवर्स में, 12 घंटों के अंदर। उसमें जो 2.5 लीटर है वो हमारे यूरिन के जरिए 2.5 लीटर। इतनी चीजें अब तुम्हें क्लियर हो गई। याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस के अंदर एक सेल पाए जाते हैं, इस स्पेस में एक सेल्स पाए जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर, उसे आप कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। ये भी हेल्प देते हैं प्रेशर को थोड़ा सा मेंटेन रखने में, ये भी क्या देते हैं? मदद देते हैं। आई होप यहाँ पर आप लोगों को चीजें क्या हूँ क्लियर हो गई हूँ। अब दो तरह के आप लोगों के पास नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जरा मैं इसे भी आपको बता दूंगी, आपको कोई टेंशन ना रहे, तो चले नोट कर लिया होगा। ये था नेफ्रॉन की बचपन की कहानी, सारा तुम्हें नेफ्रॉन मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद कुछ भी नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब नेफ्रॉन टू टाइप्स के आपके पास नेफ्रॉन पाए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक पाया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक आप लोगों के पास पाया जाता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट रीनल जो कॉर्टेक्स होता है किडनी का, वहां पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये इसमें शॉर्ट होते हैं एलओएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके बाद सीडी, ये दोनों क्या होते हैं? इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। उसके बाद ये 20% क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, ये प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या है? जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम हो, सो ऐसे यूरिन को आप डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। अब जस्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये रीनल कॉर्टेक्स से स्टैंड होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स से ये क्या होते हैं? एक्सटेंडेड होते हैं। कौन? जस्टा रीनल मेडुला तक।
क्लियर है। और इसमें हाई होते हैं LOH और CD, सही है। इसमें लार्ज मेल्फिजन बॉडी होती है, लार्ज मेल्फिजन क्या होती है, नेफ्रॉन की बॉडी होती है। इसमें सिमाल होती होगी, इसमें सिमाल है, सही है। और ये 80% क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है कंसंट्रेटेड यूरिन। मेरे बच्चे अभी तो तुम्हें क्लियर है ना, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। देखिए ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, ये शूट इसके अंदर LOH और CD होता है। ये 20% एक्टिव होते हैं, ये डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और साल की कंसंट्रेशन कम होती है। आगे तुम खुद पढ़ सकते हो। तो ये था तुम्हारा नेफ्रॉन। ये तुम्हारा नेफ्रॉन है। आई होप तुमने यहाँ तक इसको क्या किया हो, क्लियर किया हो। इसके बाद यहाँ पर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि तुम्हें समझ ना आई हो, सारा नेफ्रॉन तुम्हारे सामने है, तो क्लियरली तरीके से तुम्हें क्लियर हुआ होगा।